हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सूरज। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 जो एमपीएस 1 का था। हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो उसको तो आप एक बार उसको जरूर देख लो कि क्या क्या कंटेंट है हमारे बुक 1 का, एमपीएस 1 का जो पॉलिटिकल थ्योरी है। आज हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है आपको सारा जो है कंटेंट जो है हमारा जितना भी नोट्स का जितना भी नोट्स बना के जो मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये आपको बुक का ही है, कोई भी रेफरेंस बुक का नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें और इसको अच्छे मार्क्स लेके आए फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 1 है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। तो हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन, आप हेडिंग भी देखोगे तो आपको सारा हेडिंग भी वही मिलेगा और कंटेंट भी वही है, बस सिंपल लैंग्वेज में, समझने लायक लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि बुक हमारी थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, थोड़ा सा घुमाव है ज़्यादा बुक में, ठीक है। तो मैंने उसको कोशिश किया कि सिंप्लीफाई करके लिख सकूँ और आप लोगों को समझा सकूँ। तो हमारा जो फर्स्ट है 1.1 इंट्रोडक्शन, उसमें कहा जा रहा है, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे चैप्टर को, ठीक है। कि पॉलिटिकल थ्योरी मतलब बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, क्या है, इस तरह का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बात नहीं करता है, ठीक है, बट ऑल्सो साइंस, मतलब वो बात करता है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात भी करता है, फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स का बात करता है, पॉलिसीज का बात करता है। मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा है, वो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जो साइंस इन्वॉल्व है उसकी भी बात होती है, पॉलिटिकल फिलोसफी की भी बात होती है, पॉलिसीज की बात होती है। और हमारे एक थिंकर हैं जिनका नाम है ब्लूहेन, ठीक है। ब्लूहेन के अनुसार कहा गया है कि ब्लूहेन एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल थ्योरी एज इट इज द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डाटा। मतलब उनका कहना था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डाटा है, ठीक है। डाटा को एनालाइज किया गया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल डाटा, मतलब एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डाटा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल डाटा है, ठीक है। और सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल डाटा, मतलब कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस जो है एक तरह से सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसको एनालाइज किया गया है, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिकली ये किया गया, ठीक है। ये ब्लूहेन का थिंक था, आप बुक में भी आपको मिलेंगे उनके इसके बारे में, ब्लूहेन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और थिंक, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिस्टमैटिक एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल डाटा है, ठीक है। और मेरा एक फोकस ये रहेगा कि आपके पास पॉइंट्स जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप लिखने जाते हो एग्जाम में तो आप कुछ पॉइंट भूल भी गए तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि कुछ याद करके गया और मैं भूल गया उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा। तो आपको डिपेंडेंट नहीं बनना है अपने पॉइंट्स पे, यानी आपको समझ लेना है उस चीज को और लिखना है जाके, ठीक है। तो सबसे पहला था कि आप एक जनरल थिंकिंग जनरेट करो कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है। तो आपको एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा मिलेगा, एक्सप्लेन्स थ्योरी है, उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, उसमें फिलोसफी भी इन्वॉल्व है, पॉलिसीज के बारे में बात करता है, ठीक है। पॉलिटिकल डाटाज कलेक्शन रहता है। और सबसे पहले एक राइटर है जिनका नाम है ब्लूहेन, उन्होंने क्या कहा था, ये सब सारा थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर आप भूल भी गए, बेसिकली आप अगर मान के चलो भूल भी गए कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये ब्लूहेन कौन थे, क्या थे, तो आपको जरूरी नहीं है कि नाम भी लिखना है, ठीक है। आप उनके आइडियाज को याद रखो कि डाटा का कलेक्शन था, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा था, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नाम रट के ही जाना है या लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं एंड्रू हैकर्स, ठीक है। ये क्या कहते थे, ही सेज दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज द थ्योरी व्हिच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रांग इमोशन एंड इट इज द रेशनल, ठीक है, रैशनल एंड इम्पार्शियल। मतलब इनका कहना था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक इमोशनल इफेक्ट, मतलब एक इमोशन से, स्ट्रांग इमोशन, यानी वो कोई स्ट्रांग इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। एक रैशनल है और इम्पार्शियल है, यानी एक प्रेजेंट एज में एक रैशनल, यानी कोई पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं। इम्पार्शियल है, रैशनल यानी प्रेजेंट है, मतलब आप उसको इमोशन से उसको आप नहीं नाप सकते हो कि इमोशंस अगर आप ऐड करते हो पॉलिटिकल थ्योरी में तो ये कहीं ना कहीं आपको डिवास्टेटिंग इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज द साइंस ऑफ रियलिटी गिविंग रियल पर्सपेक्टिव विद जजमेंटल एड वैल्यू। मतलब इसका कहा गया है कि एंड्रू हेड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहला पॉइंट में था कि वो एक इमोशनल स्ट्रांग इमोशन से रिलेट नहीं करता है पॉलिटिकल साइंस, ये रैशनल है, इम्पार्शियल है, यानी पार्शियलिटी का भाव नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इट इज द साइंस ऑफ रियलिटी, वो रियलिटी का साइंस है, गिव्स रियल पर्सपेक्टिव विद जजमेंटल वैल्यूज। मतलब वो एक जजमेंटल वैल्यू देता है जो रियल पर्सपेक्टिव पे रहता है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी पे जजमेंट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। एज ए फिलोसफी इट विल डिस्क्राइब रूल्स ऑफ कंडक्ट विच विल सेंस द गुड लाइफ ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक एज ए फिलोसफी, ये फिलोसफी के थ्रू अगर देखा जाए, अगर साइंस के थ्रू देखेंगे तो एक रियलिटी पे पर्सपेक्टिव यानी जजमेंटल वैल्यूज है इसका, बट अगर हम फिलोसफी पे देखेंगे तो इट विल डिस्क्राइब रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब एक रूल बनाता है कि कैसे कंडक्ट करना है सोसाइटी में, विच विल सेंस गुड लाइफ सोसाइटी, मतलब गुड लाइफ जो है कैसे गुड लाइफ के तरफ हम लोग बढ़े, यानी एक सोसाइटी कैसे गुड लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, एक इंडिविजुअल कैसे गुड लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। ये था एंड्रू हेड का कहना, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि साइंस के पर्सपेक्टिव से एक रियलिटी, मतलब एक जजमेंटल वैल्यूज देता है, एक रियल पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करता है। अगर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये जो है एक मतलब डिस्क्राइब रियल कंडक्ट, यानी एक रूल बनाता है, एक कंडक्ट बनाता है कि कैसे हम लोग अपने लाइफ को एक गुड लाइफ में रिप्रेजेंट कर सकें, एक इंडिविजुअल कैसे उसको परस्यू कर सकता है अपने आप को एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरफ। इट इज नॉट द साइंस ऑफ इमेजिनेशन rather than it is the element of political vision। मतलब इस कहा जा रहा है कि ये एक साइंस ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, मतलब इट इज नॉट द साइंस ऑफ इमेजिनेशन। हम लोग इमेजिन करते हैं लेकिन ये साइंस ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ये एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल विजन है, यानी पॉलिटिकल आइडियाज है, पॉलिटिकल विजन है कि हम लोग कैसे परस्यू कर सकते हैं कोई चीज को पॉलिटिकल वे में, ठीक है। यानी
सब कुछ को, फिलोसफी को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें साइंस को भी ऐड कर सकते हैं। ये है हमारा आइडिया, ठीक है। इट इज नॉट द साइंस ऑफ इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन पे काम नहीं करता है कि कुछ इमेजिन कर लिया, आज हम बैठे हैं कुछ इमेजिन कर लिया तो वो पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, या फिर कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इमेजिन कर लिए, तो वो नहीं है, रियलिटी है, ये रियल बेस्ड पे है, ठीक है। पॉलिटिकल विजन है, पॉलिटिकल मतलब कुछ करने की चाह है, मतलब कुछ अच्छा करने की चाह है, सोसाइटी को डेवलप करने की चाह है, इंडिविजुअल को, मतलब एक इंडिविजुअल को आप, इंडिविजुअल का जो है उत्थान, मतलब आप कह सकते हो कि वो कैसे अपने आप को डेवलप करेगा, एनलाइट करेगा, एनलाइटमेंट का भाव है इसमें, ठीक है। इट इज नॉट द पॉलिटिकिंग, मतलब पॉलिटिकिंग का जो है, ये पॉलिटिकिंग एक वर्ड है। पॉलिटिकिंग मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज है, मतलब वोट, जैसे टू गेन वोट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकिंग मतलब हो गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द सेंस ऑफ टू गेनिंग वोट, मतलब कैसे हम लोग वोट गेन करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं सोसाइटी में, ये सब नहीं है पॉलिटिकल साइंस। इट इज नॉट द पॉलिटिकिंग, पॉलिटिकल गेम नहीं है, गेम आप कह सकते हो कि इट इज नॉट द पॉलिटिकल गेम, ठीक है। पॉलिटिकल गेम नहीं है, इट इज द पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब एक एनालाइज है, ठीक है। इट टेक्स अकाउंट ऑफ रियलिटीज विद स्टडी ऑफ एनालिसिस, मतलब कहा जा रहा है कि ये रियलिटीज को, रियलिटी क्या है हमारे सोसाइटी का, उसको अकाउंट करता है, नॉट ए पॉलिटिकल, मतलब स्टडी करता है, एनालाइज करता है। वो पॉलिटिकिंग नहीं है, वो पॉलिटिकल गेम नहीं है, वोट बैंक की तरफ काम नहीं करता है कि किसी कास्ट बेस पे हम वोट मांग रहे हैं या रिलीजन बेस पे वोट मांग रहे हैं, ये पॉलिटिकल गेम हो गया, ठीक है, पॉलिटिकिंग हो गया। पॉलिटिकल रियलिटीज इससे डिफरेंट है। पॉलिटिकल रियलिटीज क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, मतलब हम लोग इस पे बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल विजन अलग है, पॉलिटिकिंग जो है वो बहुत, मतलब एक तरह से नैरो सेंस हो गया। अगर पॉलिटिकल साइंस को अगर देखा जाए तो, पॉलिटिकल साइंस को अगर उससे कंपेयर किया जाए तो पॉलिटिकिंग जो है बहुत नैरो सेंस है, वो एक तरह से गेम है वो, ठीक है। इट इज द रूट ऑफ एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब एक तरह से ये रूट है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का रूट है, ठीक है, यानी एनालाइज करने का रूट है। इट इज द रूट ऑफ एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को एनालाइज करता है, वो रूट है, मतलब आप उसके, यानी एक तरह से कह सकते हो आप जड़ है वो। आप पॉलिटिकल थ्योरी को आप सेक नहीं कर सकते, मतलब एक जड़ को आप हिलाओगे तो आपको समझ में आता है कि पेड़ भी हिलता है और पेड़ धीरे धीरे वो सूख जाएगा। अगर किसी प्लांट के जड़ को आप हिलाते हो तो अगर वो जमीन को छोड़ देगा तो धीरे धीरे प्लांट सूख जाएगा। इसी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी एक जड़ है, उसको आप सेक नहीं कर सकते हो, वो एक एनालिटिकल व्यू है, ठीक है, एक फिलोसॉफिकल, उसमें आपको दिखेगा इंटेंशन, विजन, साइंस का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, ठीक है। इट इंक्लूड थियोरेटिकल साइंटिफिक फिलोसफी, मतलब आप देखो, इंक्लूड थियोरेटिकल साइंटिफिक फिलोसॉफिकल एंड एट सेम टाइम टेकिंग अबाउट द बेटर सोसाइटी, मतलब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ इंक्लूड करता है उसमें, थ्योरी को इंक्लूड करता है, साइंस को इंक्लूड करता है, फिलोसफी को इंक्लूड करता है, सेम टाइम इट टेक अबाउट द बेटर, मतलब वो सोसाइटी को कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं, यानी कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। दैट इज वाई इट इंक्लूड थ्योरीज ऑफ साइंस, मतलब इसी वजह से वो साइंस का थ्योरी इंक्लूड करता है, फिलोसफी का थ्योरी इंक्लूड करता है, आइडियोलॉजी इंक्लूड करता है, बहुत कुछ इंक्लूड करता है। आप इसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में नहीं ले सकते कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल थ्योरीज जो है हमारा पॉलिटिकिंग से है, मतलब वोट बैंक से है या फिर पॉलिटिकल रूल से है, पावर से है। सिर्फ ये जो एक पर्सपेक्टिव हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का, ना कि ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब वास्ट सब्जेक्ट है, उसको वास्ट मतलब एक तरह से कहते हैं ह्यूज एनालिटिकल वे है पॉलिटिकल थ्योरी किसी के, मतलब पॉलिटिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है 1.2 है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, आप इंट्रोडक्शन में आप बहुत कुछ लिख सकते हो अगर आपने अच्छे से सुना है तो, ठीक है। अगर उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज अ थ्योरी अबाउट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल मतलब अब यहां देखें कि ये पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि ये पॉलिटिकिंग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल और पॉलिटिकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकिंग जो है वो एक तरह से सब पार्ट, मतलब सब पार्ट कह सकते हैं पॉलिटिकल का, लेकिन वो पॉलिटिकल जो है बहुत डिफरेंस है पॉलिटिकिंग से, ठीक है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिटिकल और पॉलिटिकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट इज द थ्योरी अबाउट पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल क्या है, राजनीतिक क्या है, मतलब राजनीति क्या है, पॉलिटिकल क्या है, ठीक है। ये समझेंगे हम लोग कि इट इज थ्योरी अबाउट पॉलिटिकल। वी कैन नो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, द पॉलिटिकल थ्योरी, वी कैन नो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, द पॉलिटिकल, मतलब कहा जा रहा है कि वी कैन नो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी थ्रू द पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब पॉलिटिकल को हम समझ सकते हैं, समझे। मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल को हम समझ सकते हैं थ्रू पॉलिटिकल थ्योरी ही। मतलब अगर हम पॉलिटिकल को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब ये पॉलिटिकल का बात करता है, ठीक है। और पॉलिटिकल को समझने के लिए हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तब हम लोग समझेंगे कि पॉलिटिकल क्या है, ठीक है। यानी हम अब जब तक हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक पॉलिटिकल नहीं समझेंगे। और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल की ही बात करता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि देखो, पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल का बात करता है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल को समझने के लिए हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी को समझना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए, पॉलिटिकल को समझने के लिए हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी की ही को समझना बहुत जरूरी है। मतलब इस चीज को अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो पॉलिटिकल को हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल क्या है, ठीक है। जॉर्ज सबैन, ठीक है, एक राइटर है जॉर्ज सबैन ने कहा क्या कि पॉलिटिकल, जॉर्ज सबैन सेज इट इज एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रिलेवेंट टू पॉलिटिक्स। मतलब उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कुछ भी है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मतलब उनके अनुसार से था कि कुछ भी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उसको पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं। तो आप यहां एक चीज ध्यान दो कि पॉलिटिकिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि पॉलिटिकिंग जो है वोट बैंक है, वो गेम है। तो
आप उसको पॉलिटिकल थ्योरी तो नहीं कर सकते हो, आप उसको पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट नहीं कर सकते कि वो पॉलिटिकल थ्योरी है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जॉर्ज सबैन ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी हर चीज है जो पॉलिटिक्स से रिलेट करता है, लेकिन बट इट हैज ब्रॉडर मीनिंग, मतलब वो ब्रॉडर मीनिंग है। हम लोग जान रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, तो मतलब है कि पॉलिटिकल थ्योरी कुछ बड़ा चीज है, यानी इट हैज ब्रॉडर मीनिंग, ही रेफर द नैरो मीनिंग, मतलब कहा जा रहा है कि वो बहुत नैरो मीनिंग को रेफर किए हैं, वो ब्रॉडर सेंस में नहीं गए हैं। ये क्रिटिसिज्म एक तरह से हो गया कि जॉर्ज सबैन का। ही आल्सो सेड दैट इट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, बट दिस ऑल्सो डजंट जस्टिफाई द प्रॉपर मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब इनका कहना है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन्वेस्टिगेशन है पॉलिटिकल फेनोमेना का इन्वेस्टिगेशन है, बट हम इसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा थिंकिंग नहीं लगता है, हम उस पर थिंक नहीं करते हैं, हम लोग उसको इमेजिन नहीं करते हैं, हम लोग उस पर वर्क नहीं करते हैं, एनालिटिकल नहीं है क्या, या उस पर प्रैक्टिकल वर्क नहीं है क्या, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है कि हम लोग जानना चाहेंगे, या फिर कि क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन मतलब जो हो चुका है उसके बारे में जानना। क्या हम लोग उसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कर सकते हैं, क्या बेटरमेंट हो सकता है सोसाइटी में, क्या उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एक तरह से क्रिटिसिज्म है, मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही है क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक डेविड हेल्ट है, थिंकर है, तो इनके बारे में देखेंगे ये क्या कहते हैं। ही डिफाइंस पॉलिटिकल theory as it is the concept of generalization of political life इन्वॉल्विंग आइडियाज। मतलब इनका कहना था कि इट डिफाइंस पॉलिटिकल थ्योरी एज द कॉन्सेप्ट जनरल, मतलब एक जनरलाइजेशन, मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ का जो है वो जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, यानी पॉलिटिकल लाइफ में जो भी हो रहा है एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल लाइफ का, इन्वॉल्विंग आइडियाज, यानी एक आइडिया को इन्वॉल्व किया गया पॉलिटिकल लाइफ में। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जनरलाइज व्यू रखा पॉलिटिकल लाइफ का और इन्वॉल्व आइडियाज, यानी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक जनरलाइज्ड व्यू ऑफ आइडियाज है। ठीक है, जनरलाइज्ड व्यू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है, यानी पॉलिटिकल लाइफ का कोई जनरलाइज्ड व्यू है, यानी कोई व्यू रखा जा रहा है या फिर व्यू क्रिएट किया जा रहा है उसमें आइडियाज को इंक्लूड करके। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है एजम्पशन एंड स्टेटमेंट अबाउट नेचर, यानी नेचर का इसमें जो है एजम्पशन है और स्टेटमेंट इन्वॉल्व कर रहा है। नेचर क्या है, ये नेचर मतलब इन्वायरमेंट, मतलब सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा इंडिविजुअल या नेचर, हर चीज इसमें इंक्लूड होता है, स्टेट इंक्लूड होता है, हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है। ये एक एजम्पशन है, प्रिडिक्शन है, स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इट डील्स विद द की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वो की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट का बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी, स्टेट का बात करता है, सोसाइटी का बात करता है, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज का बात करता है, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग का बात करता है। मतलब ये एक थोड़ा सा, यानी आप कह सकते हो कि जॉर्ज सबैन से ये थोड़ा सा अलग था। मतलब उन्होंने सब कुछ को इंक्लूड किया, की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड किया, स्टेट को इंक्लूड किया, सोसाइटी को इंक्लूड किया, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया, मतलब एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ को प्रेजेंट किया, पॉलिटिकल लाइफ को प्रेजेंट किया, ह्यूमन लाइफ को प्रेजेंट किया। और उसमें क्या किया उन्होंने, आइडियाज को मतलब ऐड किया कि ये एक आइडियाज है जो जनरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा देखा कि जॉर्ज सबैन से ये डेविड हेल्ट जो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा जो है जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी क्या कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि इट डिफाइंस पॉलिटिकल थ्योरी एज ए बॉडी ऑफ थॉट that seeks to evaluate, explain and predict political phenomena। मतलब ये कहा जा रहा है कि it defines political theory as the body of thought, मतलब एक थॉट का कलेक्शन है, एक बॉडी है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि थॉट, इसमें बहुत सारा थॉट इन्वॉल्व है। ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल फेनोमेना को, यानी एक्सप्लेन करता है और प्रिडिक्ट करता है और इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट मतलब आपको इसमें एनालाइज करता है, इवैल्यूएशन एनालाइज क्या पास्ट में हुआ है, क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट करता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी के अनुसार से है कि वो पॉलिटिकल थ्योरी इवैल्यूएट करता है, एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल लाइफ को, प्रिडिक्ट करता है पॉलिटिकल फेनोमेना को, यानी हर चीज इसमें इंक्लूड कर रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी का जो है, यानी पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी इस तरह डिफाइन किया पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है, पॉलिटिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है। और उन्होंने पॉलिटिकल डिक्शनरी क्या क्या इंक्लूड किया, पॉलिटिकल आइडियाज को इंक्लूड किया, वैल्यूज को इंक्लूड किया, पॉलिटिकल वैल्यूज को इंक्लूड किया है, एक्सप्लेन द प्रिडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, यानी हम लोग समझ सकते हैं कि अब ये जो है थोड़ा पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी थोड़ा मतलब कुछ हद तक आप कह सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आपके थिंकिंग पे बेस्ड है कि आप किस तरह डिफाइन करते हो। तो पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी ने अपने तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि ये एक पॉलिटिकल आइडियाज को इंक्लूड कर रहा है, वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है, पॉलिटिकल वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है, यानी प्रिडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज टू मेन ब्रांचेस। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दो ब्रांचेस को इंक्लूड करता है। क्या क्या है वो दो ब्रांचेस, पॉलिटिकल फिलोसफी और नैरेटिव थ्योरी। मतलब इसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दो ब्रांचेस को इंक्लूड कर रहा है, वो है पॉलिटिकल फिलोसफी एंड नैरेटिव थ्योरी। अब क्या है ये narrative theory? In this it talks about the value analyze or means analyze theoretical and speculative concerns। मतलब इसमें कहा जा रहा है
इन दिस वी टॉक अबाउट द वैल्यूज की बात करते हैं, एनालिटिकल स्टडीज की बात करते हैं, ठीक है। ये नैरोमेटिव थ्योरी की बात हो रही है इसमें। ये हिस्टोरिकल एंड स्पेकुलेटिव कंसर्न, मतलब स्पेकुलेटिव कंसर्न की बात करता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसमें, एनालाइज का वैल्यूज एनालाइज करता है ये, ठीक है, यानी वैल्यू की बात करती है। आप इसमें कह सकते हो कि नैरोमेटिव थ्योरी जो है यानी पॉलिटिकल फिलोसफी यानी फिलोसॉफिकल बेस्ड है। आप इसको जनरल टर्म में समझो कि ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है, एनालिटिकल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, यानी हिस्टोरिकल टर्म्स जिसमें इंक्लूड आते हैं। अब स्पेकुलेटिव मींस क्या होता है? बेस्ड ऑन गेसिंग विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, मतलब ये गेस का भी काम करता है, यानी फिलोसॉफिकल वर्क जो होता है इसमें नैरेटिव थ्योरी और फिलोसॉफिकल वर्क में वो गेस पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, एनालिटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है। हिस्टोरिकल कंसर्न है इसमें, हिस्टोरिकल थिंग्स इंक्लूड है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट है इसमें, यानी फर्स्ट ये था कि दो पार्ट में बांटा गया, तो एक है पॉलिटिकल फिलोसफी और नॉर्मेटिव थ्योरी। इसमें आप लिख सकते हो कि ये वैल्यूज है, एनालिटिकल ऑर्डर पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है, हिस्टोरिकल बिहेवियर पे बात करता है, स्पेकुलेटिव कंसर्न है इसमें, यानी प्रिडिक्शन है इसमें, गेसिंग है कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। और हम लोग क्या देखें, सेकंड क्या है? एक्सप्लेनेटरी थ्योरी, यानी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इट इंक्लूड प्रिडिक्शन गाइड, यानी वो इंक्लूड प्रिडिक्शन गाइड का मतलब एक तरह से प्रिडिक्ट करता है कि आगे हम लोग को किस तरह करना चाहिए, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। रिसर्च इसमें इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज नॉलेज इसमें इन्वॉल्व है, एब्स्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है इसमें, रियलिटीज इन्वॉल्व है, ठीक है। एक रियल मॉडल को प्रेजेंट करता है, ठीक है, रियल मॉडल को प्रेजेंट करता है, साइंटिफिक यानी साइंटिफिकली टेस्टेड है ये, ठीक है। आप कह सकते हो कि एक पहला हमारा क्या था, पहला जो था वो पॉलिटिकल फिलोसफी था, ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है कि एक वैल्यूज को इन्वॉल्व करता है, इसमें वैल्यूज है इंक्लूड, आप कह सकते हो कि वैल्यूज इंक्लूड है, एनालिसिस इंक्लूड है, एनालिटिकल ऑर्डर इंक्लूड है, एनालाइज इंक्लूड है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंक्लूड है, हिस्टोरिकल बिहेवियर इंक्लूड है, स्पेकुलेटिव कंसर्न है। स्पेकुलेटिव कंसर्न आप समझ गए, गेसिंग के बारे में बात कर रहा है, ये एक तरह से पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करता है, ठीक है, फिलोसॉफिकल नॉलेज देता है। और दूसरा पार्ट है इंपेरिकल थ्योरी में क्या क्या रियलिटी की बात करता है, ठीक है, रियल कंसर्न की बात करता है, रियल मॉडल की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, उसमें नॉलेज इन्वॉल्व है, ठीक है, रिसर्च की बात करता है, यानी प्रिडिक्शन की बात करता है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, और साइंटिफिकली टेस्टेड है ये, ठीक है, साइंटिफिकली टेस्टेड यानी है ये। आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी दो ब्रांचेस को इंक्लूड करता है, एक फिलोसॉफिकल ब्रांच है यानी, और एक एक्सप्लेनेटरी ब्रांच, मतलब रिसर्च साइंटिफिक मॉडल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज द ओवरव्यू ऑफ व्हाट पॉलिटिकल ऑर्डर इज एंड व्हाट इज इट अबाउट। मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बात करता है, वो पॉलिटिक्स की ही बात करता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिक्स की बात करता है, यानी एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स, मैंने पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है, पॉलिटिकल है क्या, व्हाट इज इट, मतलब वो उसके बारे में बात करता है कि पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। वी कैन से दैट इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि पॉलिटिकल क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले जो जानने की कोशिश होगी वो पॉलिटिकल थ्योरी को जानने की कोशिश होगी, यानी एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। किस चीज का? तो पॉलिटिकल का, ठीक है, पॉलिटिकल का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है वो देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर है, वी कैन से दैट इट इज द फॉर्मल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक एनालाइज ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी एक तरह से फॉर्मल है ये। पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर क्या हो सकता है आपसे पूछा, मतलब आप इसको लिखना है आपको कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर क्या है, तो एक फॉर्मल नेचर है, लॉजिकल है, सिस्टमैटिक एनालाइज ऑफ प्रोसेस है, यानी एक तरह से प्रोसेस को एनालाइज किया जा रहा है लॉजिकल वे में, फॉर्मल वे में, और क्या देता है ये आउटकम विथ एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, मतलब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। ये इसका नेचर है, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है, यानी फर्स्ट हम लोग नेचर समझे कि फॉर्मल है, लॉजिकल है, सिस्टमैटिक एनालाइज प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज है इसका नेचर, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है, कि मेथड कैसे समझ सकते हैं हम लोग, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, ठीक है, इसका मेथड क्या है समझने का। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेथड है वो एनालिटिकल है, आप समझ कह सकते हो कि एनालाइज करता है, आपने हम देखा प्रीवियस पॉइंट्स में कि वो एक एनालिटिकल है, एक्सपोजिटरी है, मतलब इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग एंड एक्सप्लेनेटरी, मतलब कह सकते हैं कि वो डिस्क्राइब करता है, एक्सपोजिटरी है, गिव एन एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेन करता है, यानी एक्सप्लेनेटरी है, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है पॉलिटिक्स को, कि यानी मेथड क्या क्या आप कह सकते हो इसमें कि एनालिटिकल है, एक्सपोजिटरी है, इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग, यानी एक्सप्लेनेटरी का ये मीनिंग हो गया, और जो है एक्सप्लेनेटरी है वो एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिकल फेनोमेना क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, यानी वर्किंग क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का, स्टेट का, इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, ये सारा इंक्लूड करता है मेथड में। हम लोगों ने नेचर देखा, मेथड देखा, अब इसका कुछ एम भी तो होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एम एक तरह से ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, कि क्या क्या उसका आउटकम हो सकता है। अटेम्प्ट टू गिव अ ऑर्डर, मतलब एक अटेम्प्ट किया गया है कि एक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए सोसाइटी में, क्लियर विजन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्लियर विजन है, स्टैब्लिश द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी एक तरह से स्टैब्लिश करना है मीनिंग को, कि
यानी अटेम्प्ट किया गया है कि कैसे स्टैब्लिश कर सकें पॉलिटिकल ऑर्डर को, पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल फेनोमेनन को। ठीक है, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, तो आप लोग अगर को लगे कि थोड़ा लेक्चर लेंदी हो रहा है तो आप लोग प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, और आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा मैं समझा दे रहा हूं या तो आप लोग उसके उसके बारे में भी आप कमेंट करके बोल सकते हो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कमेंट में आप लिख सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है। अगर मेरा लेक्चर आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है या फिर ज्यादा जा रहा है या ज्यादा मैं समझा दे रहा हूं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको कम करने का। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो व्हाट इज थ्योरी है, जो इसमें आता है क्या कहते हैं पॉलिटिकल, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में आता है ये थ्योरी क्या है। उसके बाद फिर आता है कंटेंट क्या क्या है। ठीक है, व्हाट इज कंटेंट वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर प्लीज हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन जरूर दबा दें कि अगला लेक्चर जब भी आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सूरज। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके बाद फिर व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। उसमें डेविड हेल्ट के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी और नॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर इंपेरिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, मेथड पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ठीक है, और नेचर पढ़ा इनका। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ थ्योरी। मतलब अगर पॉलिटिकल, इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी को समझना चाहिए, मतलब अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि थ्योरी क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया, मतलब ये थ्योरिया, मतलब थ्योरिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। थ्योरिया वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब है, ग्रीक थ्योरिया का मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है माइंड में, जो प्रॉब्लम से हम लोग को कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, इट मीन्स ए स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट ए सर्टेन अंडरस्टैंडिंग बाय ओवरकमिंग सम प्रॉब्लम और प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है स्टेट ऑफ माइंड में कि किसी प्रॉब्लम से कैसे हम लोग ओवरकम कर सके, या प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम लोग सुधार सकें, या उसमें कैसे हम लोग अच्छे करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो आगे क्या क्या कहा जा रहा है। अर्नोल्ड ब्रेंच है, एक थिंकर है, वो अपने व्हाट इज थ्योरी बुक में उन्होंने दो मीनिंग दिया था। एक नैरो मीनिंग है थ्योरी का, और एक ब्रॉड मीनिंग दिया था थ्योरी का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्रॉड मीनिंग क्या है। तो आप लोग एक थिंकर का नाम रखना याद, अर्नोल्ड ब्रेंच। ठीक है, तो सबसे पहला था ब्रॉड मीनिंग। ब्रॉड मीनिंग देखते हैं क्या है। ब्रॉड मीनिंग, ब्रॉड सेंस, ही सेड थ्योरी इज अ थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट including the description of facts, his explanation, his conception of history, his values, judgments, and the proposals of goals, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। मतलब ब्रॉडर सेंस में कहा गया कि थ्योरी जो है वो किसी थिंकर का एंटायर, मतलब हर चीज़ इंक्लूड करता है। जैसे एक्सप्लेनेशन, हिज एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड करता है, वैल्यूज ऑफ जजमेंट्स इंक्लूड करता है, पर्पस है, गोल ऑफ पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है। मतलब ब्रॉडर सेंस में कहा जाए तो थ्योरी जो है हर चीज़ को इंक्लूड करता है एक थिंकर का। मतलब टीचिंग, यानी थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट पे एक थिंकर का कितना कमांड है, मतलब कितना वो डिस्क्राइब कर सकता है सब कुछ को लेकर, एक्सप्लेनेशन, गोल, हिस्ट्री, वैल्यूज, जजमेंट, जितना भी चीज़ है अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो उसको थ्योरी बोला जाता है किसी थिंकर का। ठीक है, और नैरो सेंस में अगर कहा जाए तो इसमें कहा गया कि थ्योरी मीन्स एक्सप्लेनेशन दैट इज एक्सप्लेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ थ्योरी। मतलब नैरो सेंस में, बहुत नैरो मीनिंग में कहा गया कि एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ थ्योरी। थ्योरी का क्या है कहना, मीनिंग क्या है नैरो सेंस में उनके अनुसार, अर्नोल्ड ब्रेंच के अनुसार, कि एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ थ्योरी, यानी थ्योरी का जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरी है ये। ठीक है, किसी थ्योरी के फंक्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसी को बोला जाता है थ्योरी। ठीक है, according to him theory means अकॉर्डिंग टू हिम थ्योरी मीन्स एक्सप्लेनेटरी मीन्स एक्सप्लेनेशन विद द रेफरेंस विद डाटा। मतलब इसमें कहा गया है कि इनके अनुसार जो था थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन विद डाटा है, विद रेफरेंस टू डाटा। ठीक है, थ्योरी हैज़ टू बी साइंटिफिक। उनका कहना था कि थ्योरी हैज़ टू बी साइंटिफिक विद द क्वांटम ऑफ साइंस। मतलब वो चाहते थे कि वो, उनका कहना था कि साइंस का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, साइंटिफिक डाटा होना चाहिए, क्वांटम ऑफ साइंस, साइंस का वैल्यूज जो है उसमें ऐड होना चाहिए। बट वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइंस जो है, ये बात है, साइंस वाली बात जो है हमेशा सही नहीं होती है। इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिलोसफी, इट इज ऑल्सो द थ्योरी एंड समटाइम विदाउट द क्वांटम ऑफ साइंस। मतलब अगर हम फिलोसफी का एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस, हमेशा साइंस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते फिलोसफी में। कभी कभी मतलब फिलोसफी में हम देखते हैं कि हमेशा साइंस इंक्लूड नहीं होता है। हम लोग फिलोसफिकल वैल्यूज देखते हैं, उसमें फिलोसफिकल थिंकिंग देखते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि, और थ्योरीज में हम लोग देखते हैं कि फिलोसफी का भी वैल्यू रहता है। तो हमेशा हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस का जो है क्वांटम ऑफ साइंस इंक्लूड होना चाहिए। सो वी कैन नॉट से दैट देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ साइंस एंड द फिलोसफी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा क्वांटम ऑफ साइंस को इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं फिलोसफी में। ठीक है, थ्योरी इज नॉट द प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी इज नॉट प्रैक्टिस, थ्योरी इज नॉट प्रैक्टिस। मतलब अगर थ्योरी को हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वी नीड थिंकिंग। अगर हम लोग थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं तो
उसके लिए हम लोग को थिंकिंग की जरूरत है। थ्योरी इन्वॉल्व्स थिंकिंग, थ्योरी जो है थिंकिंग को इन्वॉल्व कर सकता है। सो इट टेक्स प्रैक्टिस इन इट। मतलब कहा जा सकता है कि अगर हम थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं थ्योरी में तो इट नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमें जरूरत है, ताकि अगर हम थ्योरी थिंकिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं थ्योरी में तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप अपनी ही एग्जांपल ले लो कि किसी भी चीज़ को अगर आप थिंक करते हो तो आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। आप ऐसे ही थिंक करके उसको कोई आइडियाज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जरूरत है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए कुछ भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन ऑल्सो से दैट थ्योरी इज ऑल्सो नॉट फिलोसफी, बिकॉज थ्योरी इज अबाउट समथिंग बट फिलोसफी इज अबाउट एवरीथिंग, फिलोसफी कैन इंक्लूड एवरीथिंग इन इट। मतलब कहा गया है कि अगर हम, आप देखो कि प्रैक्टिस वाली बात थी कि अगर थ्योरी को हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें थिंकिंग जरूरत होता है, और थिंकिंग तभी हो सकता है जब उसको हम प्रैक्टिस में लाएं। तो अब इस सेंस में अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा थ्योरी में फिलोसफी ही इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि हमेशा थ्योरी में इट इज नॉट फिलोसफी, मतलब हमेशा हम थ्योरी को फिलोसफिकल बैकग्राउंड से या फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट से नहीं देख सकते हैं। और फिलोसफी में क्या होता है कि हर चीज़ इंक्लूड होता है, लेकिन थ्योरी में हर चीज़ इंक्लूड नहीं होता है। फिलोसफी हर चीज़ को इंक्लूड करता है, सोशल बैकग्राउंड ये हर चीज़ को इंक्लूड करता है, लेकिन थ्योरी हर चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है। एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रहता है थ्योरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी इज ऑल्सो नॉट द थॉट, मतलब थ्योरी थॉट भी नहीं है, बिकॉज इट इज द थॉट अबाउट द थॉट एंड नॉट एंटायर थॉट इटसेल्फ। मतलब थ्योरी जो है वो थॉट नहीं है, वो इट इज द थॉट अबाउट थॉट, मतलब एक थॉट है थॉट के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हो कि एक थॉट है वो थॉट के लिए, ठीक है, और वो एंटायर थॉट भी नहीं है, ठीक है। थ्योरी जो है वो थॉट है, ठीक है, बट हम कह सकते हैं कि हमेशा जो है थ्योरी थॉट नहीं होता है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस जरूरत होती है, उसमें फिलोसॉफिकल जरूरत होता है, यानी आप कह सकते हो कि साइंस भी इंक्लूड है, फिलोसफी भी इंक्लूड है, ठीक है। सम टाइम इट इज सीन एज रीजन बट सम टाइम इट इज बियॉन्ड द रीजन, ठीक है, बियॉन्ड साइंस। सम टाइम हम कह सकते हैं कि इसमें रीजन होती है, मतलब कारण हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, बट सम टाइम वी कैन से दैट इट इज बियॉन्ड द रीजन, बियॉन्ड द साइंस, मतलब सम टाइम इट इज बियॉन्ड द साइंस, साइंस से भी ऊपर है, वो रीजन से भी ऊपर है, ठीक है। वी कैन सम अप विद कार्ल डुएट्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। हम लोग देखते हैं कि कार्ल डुएट्स ने क्या कहा था। ही सेड दैट थ्योरी इज द गाइड टू प्रैक्टिसेस, मतलब थ्योरी जो है वो प्रैक्टिस करने का गाइड, यानी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, तो वो है थ्योरी। थ्योरी के थ्रू हम लोग किसी प्रैक्टिस को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन टू द डिस्क्रिप्शन, मतलब एक एडिशन, डिस्क्रिप्शन में एडिशन है थ्योरी, ठीक है। यानी किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं थ्योरी, यानी थ्योरी को ऐड करके हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल अगर साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तब हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिस्क्राइब करेंगे, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, पावर क्या है, फेडरलिज्म क्या है, ये सब जो है थ्योरी को ऐड करेंगे तभी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आगे है क्लासिफाइज हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस को क्लासिफाई करता है, मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू। कोई चीज़ अगर ट्रू नहीं है तो उस पर वो एनलाइटमेंट करता है थ्योरी कि हाँ ये ट्रू नहीं है, इस पर हम लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, मतलब ये गलत आ रहा है, गलत वे में जा रहा है, ठीक है। एंड एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी इट मीन्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ रीजन एंड विजन, मतलब एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ रीजन एंड विजन। मतलब अगर फिलोसफी के पार्ट से देखें तो वो रीजन और विजन दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, रीजन, कारण और विजन, मतलब एक एम गोल, ठीक है, तो वो दोनों को इंक्लूड करता है, रीजन एंड विजन दोनों को इंक्लूड करता है। अब हमारा पॉइंट है 1.2.2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि थ्योरी को इंप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अब देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंप्लीकेशन, ठीक है। अब इंप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है पॉलिटिकल थ्योरी की, ये पढ़ेंगे हम लोग। implication में कहा गया कि थ्योरी इज implies in both science as well as philosophy and theorist is both scientist and philosopher। मतलब कहा जा रहा है कि थ्योरी जो है वो साइंस में भी इंप्लाई हो सकता है और फिलोसफी में भी इंप्लाई हो सकता है, मतलब इंप्लाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरी को बोथ साइंस में भी इंप्लाइज कर सकते हैं और फिलोसफी में भी इंप्लाइज कर सकते हैं। और थ्योरिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट भी होते हैं और फिलोसफर भी होते हैं, ठीक है। ए थ्योरिस्ट इज मोर देन ए साइंटिस्ट, ही इज मोर देन ए फिलोसफर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरिस्ट जो होते हैं वो मोर देन ए साइंटिस्ट भी होते हैं और मोर देन ए फिलोसफर भी होते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द थ्योरी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एज थ्योरी एज साइंस एज फिलोसफी। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स को अगर हम लोग समझेंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि मतलब टू अंडरस्टैंड द थ्योरी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स इस मीन्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एज थ्योरी। मतलब पॉलिटिक्स को थ्योरी के अनुसार समझेंगे, ठीक है, साइंस के अनुसार समझेंगे, फिलोसफी के अनुसार समझेंगे पॉलिटिक्स को। अगर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें हम लोग तो हम लोग को पॉलिटिक्स को थ्योरी के अनुसार समझना पड़ेगा, साइंस के अनुसार समझना पड़ेगा, फिलोसफी के अनुसार समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरी का इंप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लूहेन पॉलिटिकल थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड। मतलब ब्लूहेन के अनुसार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिक्स जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड है। तो अगर हम लोग ब्लूहेन के अनुसार देखा जाए तो पॉलिटिकल जनरल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल वर्ल्ड का, ठीक है। विदाउट द पॉलिटिकल थ्योरी we will not able to recognize the event of politics, we cannot decide anything about why it is happened and we cannot judge whether it was good or bad। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के विदाउट, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के बिना हम लोग ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट था या नहीं था, ठीक है।
ये क्यों हुआ, ये पॉलिटिकल इवेंट था तो ऐसा हुआ क्यों। वी कैनॉट जज वेदर इट वाज गुड और बैड, मतलब हम लोग जज भी नहीं कर पाएंगे कि वो गुड था या बैड था, ठीक है। आगे है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वी कैन डिसाइड व्हाट इज लाइकली टू हैपन, मतलब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के इम्प्लीकेशन से, पॉलिटिकल थ्योरी से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, यानी फ्यूचर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स टू नो, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है हेल्प्स टू नो आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन ए पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब किसी पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू, पॉलिटिकल थ्योरी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो रहा है वो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल कंडीशन में, पॉलिटिकल बिहेवियर में, पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार से हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई द इवेंट ऑकर एंड कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यानी ये जो है हम लोग को बता सकता है कि ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये इवेंट हुआ क्यों, इवेंट ऑकर क्यों किया, ठीक है। वो प्रिडिक्ट फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। इट कैन बी गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, यानी गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हो सकता है, यानी पॉलिसीज को गाइड कर सकता है। अगर हम गवर्नमेंट कोई या स्टेट कोई पॉलिसीज बनाती है तो उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल का जो रोल होता है वो पॉलिटिकल थ्योरी निभा सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी कैन रियलाइज एंड एनालाइज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी, मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैन रियलाइज एंड एनालाइज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को रियलाइज कर सकता है सोसाइटी का, लाइफ का, ठीक है। टू सप्लाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जो आइडेंटिफाई किया गया, रियलाइज किया गया है, तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ रियलाइज और आइडेंटिफाई ही नहीं, वो जो है प्रॉब्लम्स को अल्टरनेटिव कोर्स की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, यानी अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे सकता है, अल्टरनेटिव एक्शंस क्रिएट कर सकता है उस प्रॉब्लम्स के रिलेशन में, मतलब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कोई एक्शन का या फिर अल्टरनेटिव कोर्स का एक आइडिया जनरेट कर सकता है, एक आइडिया दे सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी टू सप्लाई द सॉलिड ब्लॉक ऑफ नॉलेज फॉर शेपिंग द सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ पीपल, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का यहाँ भी इंप्लीकेशन है कि एक सॉलिड नॉलेज क्रिएट करता है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्रिएट करता है सोसाइटी में या सोसाइटी को या लाइफ ऑफ द पीपल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और व्हेन द पॉलिटिकल थ्योरी इज परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी परफॉर्मिंग वेल देन वी कैन प्रिडिक्ट द वेल फंक्शनिंग ऑफ कंट्री, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी परफॉर्मिंग वेल, मतलब कोई पॉलिटिकल थ्योरी अच्छा काम कर रही है तो हम कह सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंट्री जो है वो फंक्शन वेल करेगा, मतलब अच्छा काम करेगा कंट्री, इट विल ग्रो लाइक ए गुड स्टेट, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन द स्ट्रगल फॉर द एडवांस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेपन इन द स्ट्रगल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी के एडवांसमेंट के लिए जो है पॉलिटिकल थ्योरी एक तरह से बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। विद इन दिस वी कैन से दैट द इंप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज फॉलोज, मतलब अगर इन सबको देखा जाए, यानी जितना भी हम लोग पढ़े कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंप्लीकेशंस क्या क्या है, तो अगर उसको देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन सब चीज़ों को कंटेन करता है, ठीक है। और एज इट कैन सेव द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, पहला पॉइंट इट कैन सेव द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, यानी पॉलिटिकल लाइफ सिटीजन का पॉलिटिकल लाइफ को सेव करता है। इट कैन सेव द पॉलिटिकल बिहेवियर को सेव करता है, इंप्रूव द पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज को इंप्रूव करता है, ठीक है। इट कैन प्रिडिक्ट द टास्क ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट के टास्क को प्रिडिक्ट कर सकता है कि कैसे फंक्शन करे गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें देखें मेथड क्या क्या है, ठीक है। मेथड विच इज इंक्लूडेड आर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन, ठीक है। इसमें कहा गया है कि हम लोग मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं इम्प्लीकेशंस के लिए, तो इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन, इम्प्लीकेशंस का मेथड क्या क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, एक्सप्लेनेशन के थ्रू इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को यूज कर सकते हैं मेथड के थ्रू, ठीक है। इट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन रिलेशन विथ सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड मोरल वैल्यूज, मतलब ये एक अटेम्प्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, मेथड जो है एक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन रिलेशन विद, यानी पॉलिटिकल को हम लोग समझने के लिए किसके रिलेशन में, तो सोशल के, फिलोसफी के, इकोलॉजी के और मोरल वैल्यूज के रिलेशन में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझ सकते हैं, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू अचीव और टू बिल्ड गुड स्टेट with the good society which is based on historically tested and based on morally with scientific realms, मतलब देखो अब इसमें सारा कुछ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और एम्स में क्या था हमारा, मेथड आप समझ लिए, ठीक है, अटेम्प्ट समझ लिए कि क्यों अंडरस्टैंड, मतलब क्यों है अटेम्प्ट, क्या जरूरी है पॉलिटिकल फिलोसफी का, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव समझते हैं, एम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी टू अचीव और टू बिल्ड ए गुड स्टेट, मतलब एक गुड स्टेट को अचीव करना चाह रहा है, ठीक है। एम क्या है, बिल्ड ए गुड स्टेट विद इन द गुड सोसाइटी, मतलब गुड स्टेट होना चाहिए बट एक अच्छी सोसाइटी भी होनी चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली टेस्टेड, यानी हिस्टोरिकली टेस्टेड होना चाहिए वो, ठीक है। और
बेस्ड ऑन मोरालिटी पे होना चाहिए, ठीक है, हिस्टोरिकली टेस्टेड होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए और साइंटिफिक रिलीम्स पे होना चाहिए, साइंटिफिक वैल्यूज होनी चाहिए उसमें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया। एम में क्या हो गया कि गुड लाइफ होनी चाहिए, गुड स्टेट विद गुड सोसाइटी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली टेस्टेड होना चाहिए, वो मोरालिटी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, साइंटिफिक रिलीम्स इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स। पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ बेस्ड ऑन रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स। मतलब कहा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दोनों चीज को कंटेन करता है, रूल्स को भी कंटेन करता है और एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स को, दोनों चीज को वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी यानी आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी एक रूल बनाता भी है और रूल को एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है, रूल को इंप्लीमेंट भी करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं और अगला लेक्चर हम लोग होगा पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो आप लोग हम लोग हमें कमेंट करें और अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सेल्फ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो है, जो रिमेनिंग पार्ट था, जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट इज थ्योरी पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारे जो है टॉपिक जो है, यानी इग्नू के बुक के अनुसार हमारा जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा टॉपिक है 1.2.3 जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंटेंट्स, यानी 1.2.2 आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर तक में मिल जाएगा। बाकी आज जो है हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंटेंट से स्टार्ट करेंगे 1.2.3 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। Political Politics as a political activity usually associated with negative feeling like the demonstration of power, self-interest and self-seeking of power। मतलब इसमें कहा गया है कि पॉलिटिक्स जो है, हम लोग जनरली जो हम लोग देखते हैं अभी पॉलिटिक्स का जो है, एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट कर चुका है हमारे माइंड में, जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर पे है, सेल्फ इंटरेस्ट पे है, सेल्फ सीकिंग ऑफ पावर पे, यानी ये मूव पावर के ही मूव अराउंड मूव करता है पॉलिटिक्स। ये हम लोग देखते हैं, यानी कैसे एक आदमी सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है, पावर के लिए कितने कितने उत्तेजित हो जाता है कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। इस तरह का नेगेटिविटी हमारे माइंड में जनरेट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अबाउट पॉलिटिकिंग। हम लोग देख चुके थे कि पॉलिटिकिंग का मतलब, हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में समझे थे कि पॉलिटिकिंग क्या है, ठीक है। इसी तरह है कि ये हमारा जो है पॉलिटिकिंग नहीं है, ये अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अबाउट पॉलिटिकिंग, यानी सिर्फ पावर के ही अराउंड ये मूव नहीं करता है। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे चीज आते हैं जो पॉलिटिकिंग से ऊपर है, ठीक है। और देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी चेंजेस टाइम टू टाइम। मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंटेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। टिल 18th सेंचुरी इट इज डोमिनेटेड बाय अर्ली ग्रीक थिंकर्स, यानी 18th सेंचुरी तक जो था वो अर्ली ग्रीक थिंकर से डोमिनेटेड था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो 18th सेंचुरी तक जो था वो अर्ली ग्रीक थिंकर से डोमिनेट था। उसके बाद फ्रॉम 19th टू सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी जो है ये मूव किया किसके अराउंड, मतलब किसके अराउंड मूव करने लगा, नेचर के अराउंड मूव करने लगा, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अराउंड मूव करने लगा, डिसीजन मेकिंग ऑफ बॉडी के अराउंड मूव करने लगा हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये कह सकते हैं कि नेचर पे डिपेंडेंट होता था, नेचर के बारे में बात करता था सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक जो था वो नेचर का बात करता था, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का बात करता था, डिसीजन मेकिंग का बात करता था पॉलिटिकल थ्योरी। और अभी यानी सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद अभी ऑनवर्ड जो अभी चल रहा है, अभी बात होता है पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज पे बात करता है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से हटकर जो है अब गवर्नेंस पे बात करता है, ठीक है। अब जो है गुड गवर्नेंस पे बात करता है, सोशल वेलबिंग पे बात हो रही है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पॉलिटिकल फेनोमेना का, पॉलिटिकल इंक्लूड कर रहा है उसमें, ठीक है। यानी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, पॉलिटिकल फेनोमेना के बारे में जान रहा है, कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, ये सब के बारे में इंक्लूड कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम बेसिकली कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट में ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, कैसे उसका फॉर्म चेंज हुआ धीरे धीरे, कैसे कैसे डेवलप हुआ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। डील्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो हमको बताता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल। मतलब एक हमारे अंदर एक ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है कि क्या पॉलिटिकल है क्या पॉलिटिकल नहीं है, ये डिफरेंशिएट करने सिखाता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक। हमारा नेक्स्ट है सेल्डम वोलेन जो है एक थिंकर है। इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी, क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एक्टिविटी विच कंटेन कंपैरेटिव एडवांटेज बिटवीन ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसको कहा जाता है कि एक कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ये है पॉलिटिकल, मतलब कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग है,
ठीक है, जो ग्रुप्स में, इंडिविजुअल में और सोसाइटी में जनरेट करता है, कंपटीशन की भावना जनरेट करती है कि किस तरह पॉलिटिकल थ्योरी जो इवॉल्व कर रहा है कंपटीशन के थ्रू। ठीक है, यानी पहले के समय में क्या था, अभी के समय में क्या है, सामने वाले थिंकर क्या सोच रहे हैं, दूसरे थिंकर क्या सोच रहे हैं, इस तरह का ये एक जनरेट करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी में, यानी एक कंपैरेटिव फॉर्म जनरेट कर रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव भाव जनरेट कर रहा है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के साथ जो है वो चेंज होते रहता है, डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टाइम। टाइम में जो टाइम के साथ धीरे धीरे पॉलिटिकल थ्योरी चेंज होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे 1.3 है, यानी 1.2.3 हम लोग देख लिए थे, अब 1.3 है जो है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे सब पॉइंट आएंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, नोइंग द पॉलिटिकल थ्योरी इज नोन एज नोइंग द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हैं तो हम लोग उसका नेचर ही समझ रहे हैं। मतलब अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी खुद एक नेचर है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का अपना एक नेचर है जिसको हम लोग समझते हैं तो समझते हैं कि हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी ही हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी इज पॉलिटिकल थॉट एंड डोमिनेटेड बाय डिफरेंट थिंकर्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो है बेसिकली एक थॉट है जो डिफरेंट थिंकर्स पे डिपेंड करता है, उसका थिंकिंग पे डिपेंड करता है, उसका थॉट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट एवरी थॉट गिवन बाय थिंकर इज नॉट पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थॉट मतलब कह सकते हैं कि एवरी मतलब जो भी थिंकर, जितने भी थॉट हैं, उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी तो नहीं कह सकते हैं या पॉलिटिकल थॉट तो नहीं कह सकते हैं। सम सेज पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड फिलोसफी, मतलब कुछ थिंकर ने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है रिलेटेड है फिलोसफी से, बट पॉलिटिकल थ्योरी इज ओनली द पार्ट ऑफ फिलोसफी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी पूरा फिलोसफी ही है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, ओनली अ पार्ट, एंड पार्ट कैन नॉट बी ए होल पॉलिटिकल फिलोसफी। मतलब उसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है पूरा पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं हो सकता है, वो पूरा फिलोसफी नहीं, वो पार्ट है, पार्ट ही रहेगा। ठीक है, सम एडेड साइंस विद पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स बिकम पॉलिटिकल साइंस। मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे थिंकर क्या किए कि पॉलिटिक्स के साथ साइंस को ऐड कर दिया, यानी बिहेवियरलिज्म ऐड किए, डाटा इंटरप्रिटेशन ऐड किए, डाटा एनालाइज ऐड किए, तो उसको साइंस का फॉर्म दे दिए। ठीक है, एनालाइज करने का ये ऐड किए तो उसको साइंस का ये दे दिए। साइंस पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो एक साइंस का फॉर्म में रिप्रेजेंट होने लगा। बट बट दे इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग कह सकते हैं कि सब कुछ तो इंक्लूड हो रहा है धीरे धीरे, बट हिस्ट्री इग्नोर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो साइंस जिन्होंने ऐड किया तो उन्होंने हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया, लेकिन हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी में। ये भी हम जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, हमारा टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ। जैसे पहले ग्रीक थिंकर पे डिपेंडेंट करता था, फिर 18th सेंचुरी में आ गया कि कैसे स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होने लगा, फिर गुड गवर्नेंस पे डिपेंडेंट होने लगा पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसमें कल्चर का भी रोल होता है, ट्रेडिशन का भी रोल होता है। कल्चर ट्रेडिशन हैज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कल्चर का भी रोल है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशन का भी इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज इंक्लूड होता है नेचर में। ठीक है, ब्रेंच एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मतलब उनका कहने का अर्थ था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है सब चीज का कॉम्बिनेशन है, फिलोसफी का भी है, हिस्ट्री का भी है, साइंस का भी है। ठीक है, तो आप बेसिकली जो थिंकर के नाम जो है आप उसको याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब नेट का पेपर देते हो, नेट यूजीसी नेट का पेपर अगर आप देने जाते हो, नेट जेआरएफ का, तो आपको वहाँ क्वेश्चंस बहुत सारे थिंकर के बारे में आते हैं, उसके बुक्स के बारे में आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि थिंकर्स को भी इंक्लूड करूँ हमारे लेक्चर्स में और उनके बुक्स को भी इंक्लूड करूँ, ताकि जब आप यूजीसी नेट देने जाओ तो आपको यहाँ से हेल्प मिल सके कुछ। ठीक है, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है 1.3.1 पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। अब हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे, जैसे 1.3 था नेचर, अब नेचर में ये सब पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इंपॉर्टेंट, मतलब हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी में। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री वाज डिस्कवर्ड बाय थिंकर लाइक जॉर्ज सबाइन। मतलब इसमें जो यानी हिस्ट्री डिस्कवर किया गया था, पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री जॉर्ज सबाइन के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ठीक है, बट ऑल हिस्ट्री इज नॉट पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल पॉलिटिकल साइंस इज नॉट हिस्ट्री। मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी पॉलिटिकल साइंस इज नॉट हिस्ट्री, यानी एवरी पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट हिस्ट्री, बट इट इज कंटेन द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मतलब साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री इज स्ट्रक्चर विदाउट इट्स बेस। मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हिस्ट्री को अगर इग्नोर कर दें तो उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, वो बेस, उसका बेस खत्म हो जाता है। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशन। हम लोग अपने पॉलिटिकल थ्योरी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट इट्स बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशन, क्योंकि कैसे इवॉल्व हुआ है हमें हिस्ट्री ही बताता है। ठीक है, हिस्ट्री कवर्स टॉपिक्स लाइक डेड एंड बरीड। मतलब हिस्ट्री जो है डेड और बरीड का टॉपिक कवर करता है, जैसे मुर्दे का या फिर मरे हुए का कैसे किंगडम डेवलप हुआ, कौन से राजा किधर कहाँ थे, ये सब सारा टॉपिक डील करता है। ठीक है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ विजडम। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो स्टोर हाउस ऑफ विजडम है, एक्सरसाइज मतलब स्टोर हाउस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ विजडम। कैसे मतलब हिस्ट्री एक विजडम को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, एक बहुत बड़ा ज्ञान को अपने अंदर समा के रखता है। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर्स की बात करता है हिस्ट्री। ठीक है, कौन सक्सेस किया, कौन फेल किया, किस तरह सक्सेस हुआ, किस तरह फेलियर हुआ। जैसे हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों फेल हुआ था, ये सब जो है हिस्ट्री कंटेन करता है। व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड व्हाट हैज बीन लॉस्ट। हम लोग देखते हैं हिस्ट्री क्या कंटेन करता है कि क्या हम लोगों ने अचीव किया और क्या हम लोगों ने खो दिया। ठीक है, इस बारे में बात करता है। इन मॉडर्न सेंस
नो वन टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारे मॉडर्न सेंस में कोई ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात नहीं करती है कि कहाँ से स्टेट का उत्पन्न हुआ, कि वो डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड है या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, हम लोग नहीं बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं किसकी? जस्टिस की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, ऑब्लिगेशंस की, कि ये सब कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन ये भी जो है, जस्टिस भी बहुत पुरानी बात है, इक्वालिटी भी बहुत पुरानी बात है, यानी हिस्टोरिकल सेंस से इसको लिया गया है और इसका इंपॉर्टेंस अभी भी है। अभी भी हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि जस्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे प्रेम्बल में ये सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी भी इंपॉर्टेंस है और हमारे आने वाले फ्यूचर में भी इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि और ये कहाँ से लिया गया? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री से इसको उठाया गया, यानी हिस्ट्री से इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यानी हिस्ट्री में देखते हैं कि जस्टिस, जैसे प्लेटो की क्या थी, सोक्रेट्स का थ्योरी क्या था जस्टिस पे, प्लेटो का थ्योरी क्या था जस्टिस पे, ठीक है। इस तरह का है, हम लोग समझते हैं। इफ वी इग्नोर हिस्ट्री इन पॉलिटिकल थ्योरी वी लॉस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम लोग हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस ही लॉस कर देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी को हम लोग समझने की समझ ही नहीं पाएंगे अगर हिस्ट्री को इग्नोर कर देंगे। यानी कहाँ से हम लोग उसका उत्पन्न हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, ये सिर्फ हमें हिस्ट्री ही बता सकता है, ठीक है। हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग समझे कि हिस्ट्री जो है एक्सप्लेन करता है कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी इवैल्यूएट हुआ है। प्लेटोज कम्युनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स कम्युनिज्म। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो डिफरेंट था मार्क्स के कम्युनिज्म से। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि प्लेटो का समय कुछ और था और मार्क्स का समय कुछ और था। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो मार्क्स के कम्युनिज्म से डिफरेंट था। कम्युनिज्म के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कम्युनिज्म क्या है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो तो आप लोग को पता होगा कि प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स था, कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज पे बात किया था वो। तो उसके बारे में हम लोग ये बात कर रहा है कि प्लेटो का कम्युनिज्म कुछ डिफरेंट था, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म प्लेटो के कम्युनिज्म से डिफरेंट था, क्योंकि वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू उस समय की बात करता है। अगर पीछे समय में जाते हैं तो वो हिस्ट्री हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है? हमारा हिस्ट्री सेप्स एंड रीसेप्स द पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो सेप करता है, रीसेप करता है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है। यानी पहले कोई सेप में लाया हिस्ट्री, कुछ कुछ कोई थिंकिंग को शेप में लाया, ठीक है। लेकिन समय के साथ वो बदल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो उस समय के लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है। लेकिन मार्क्स के समय में आते आते उसको उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा, या उसका जो है हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्रिटिसिज्म निकल आया जो मार्क्स ने सही किया, हम कह सकते हैं कि एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो शेप करता है अपने आप को, हिस्ट्री जो है शेप करता है पॉलिटिकल थ्योरी को, और फिर समय के साथ उसको फिर रीशेप भी करता है, ठीक है। हो सकता है अभी मॉडर्न एज में हमें कम्युनिज्म की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या? सबाइन कहते हैं कि सबाइन राइट्स दैट द ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरी एक्सेल विद एनालाइज ऑफ प्रेजेंट एंड द टीचिंग ऑफ पास्ट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सबाइन ने कहा कि जो है ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरी जो है टीचिंग ऑफ मैनी एनालाइज ऑफ प्रेजेंट भी है और टीचिंग ऑफ पास्ट भी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। प्रोफेसर एसपी वर्मा का क्या कहना था? एवरी थॉट इज द आउटकम ऑफ पार्टिकुलर सेट ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशन। इनका कहना था कि एवरी थॉट इज द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशन, यानी जितने भी थॉट हैं वो हिस्टोरिकल कंडीशन से डेवलप हुए हैं, इवैल्यूएट हुए हैं, ठीक है। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं जितने भी थॉट हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री अंडरस्टैंड टाइम्स प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इवॉल्व। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री अगर हम समझते हैं, हिस्ट्री को अगर इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो हम लोग टाइम के बारे में जानते हैं, प्लेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस क्या थी उस समय की, सोसाइटी कैसा था जो हमें इस थ्योरी की, यानी जस्टिस की जरूरत पड़ी, इक्वालिटी की जरूरत पड़ी, लिबर्टी की जरूरत पड़ी, ठीक है। व्हाट विच इट इवॉल्व, मतलब इसी तरह कह सकते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री जो है वो टाइम की बात करता है, प्लेस की बात करता है, सर्कमस्टेंसेस की बात करता है, कैसे इवॉल्व हुआ वो बात करता है, ठीक है। आगे है इफ इग्नोर हिस्ट्री वी विल लूज द इट्स स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं तो हम लोग उसका स्ट्रेंथ को लूज कर देंगे, यानी हम लोग उसका बेस को लूज कर देंगे, हमारा उसका इंपॉर्टेंस लूज कर देंगे। बट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री इन इट, इट ऑल्सो इंक्लूड साइंस एंड फिलोसफी एज वेल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री को ही इंक्लूड नहीं करता है, वो साइंस को भी इंक्लूड करता है, फिलोसफी को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। अब आगे हमारा जो है सिर्फ हिस्ट्री पे ही बात नहीं करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री को ही लेकर चलेंगे तो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग को साइंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिलोसफी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिलोसफिकल सेंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है टॉपिक 1.3.2 है, जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी पढ़ेंगे। हम लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ा, अब फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है। लियो स्ट्रॉस लियो स्ट्रॉस ने कहा था कि अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी इज द इन हिज बुक व्हाट इज, मतलब लियो स्ट्रॉस जो है वो बात किए थे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अपने बुक में व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। देखो आप यहाँ बुक के नाम जो है, अब आपको नेट यूजीसी नेट या जेआरएफ में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लियो स्ट्रॉस का कौन सा बुक था जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात किया गया, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या लगाना, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। तो उस बुक में बात किया गया था पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में, ठीक है। बहुत सारे बुक के नाम दे देंगे जिसमें फिलोसफी वर्ड यूज हो, तो आपको याद रखना कि व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में उन्होंने बुक लिखा था लियो स्ट्रॉस ने, ठीक है। तो उन्होंने बात किया है पॉलिटिकल फिलोसफी का अपनी बुक में, ठीक है। बट ऑल फिलोसफी इज नॉट पॉलिटिकल फिलोसफी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हर फिलोसफी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह हर साइंस पॉलिटिकल थ्योरी से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर हिस्ट्री को हम पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, ठीक। इसी तरह हर फिलोसफी को जो है पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं बोल सकते हैं। फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल लॉज ऑफ गवर्निंग द
होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग मोरल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड जनरल लॉज। मतलब कहा जा रहा है कि फिलोसफी जो है, एक फिलोसफी का आप डेफिनेशन समझ लो, आप इसको एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग कि फिलोसफी क्या है। फिलोसफी एक जनरल लॉज को अंडरस्टैंड करता है, यानी स्टडी ऑफ जनरल लॉज है, लॉज ऑफ गवर्निंग द होल वर्ल्ड, मतलब कैसे गवर्न करना है। फिलोसफिकल जो सेंस है वो जनरल लॉज पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है, मोरल पे बात करता है, मोरल वैल्यूज पे बात करता है, नॉर्म्स पे बात करता है, ठीक है, ये सारा बात करता है फिलोसफी, ठीक है, एक जनरल फिलोसफी देता है, ठीक है, जनरल वैल्यूज पे। अब देखते हैं हमारा विदाउट फिलोसफी नो पॉलिटिकल थ्योरी कैन एग्जिस्ट। इसमें ये भी कहा जा रहा है, जैसे हम लोग हिस्ट्री में कहे, इसी तरह हमारा ये भी चलेगा कि विदाउट पॉलिटिकल फिलोसफी नो पॉलिटिकल थ्योरी कैन एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी इंक्लूड करना पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी में, तभी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझ पाएंगे। आगे देखें हमारा क्या है, हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स रियली एग्जिस्ट। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो अटेम्प्ट करता है कि थिंग्स क्यों एग्जिस्ट किया, क्यों ये फेनोमेनन हो रहा है, ठीक है। आगे है इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इवोल्यूशन जो है पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन को हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कोई चीज इवोल्युएट कर रहा है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है हमारे अंदर, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू नो बोथ नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी पॉलिटिकल फिलोसफी जो है हमें नेचर बताता है कि ये हमारे मोरल वैल्यूज पे जा रहा है या नहीं, थॉट, यानी ये वेलबींग के लिए, पीपल्स के लिए है या नहीं है, ठीक है, ये गुड गवर्नेंस है या नहीं है, ठीक है, एक फिलोसफिकल ऐड हो रहा है इसमें। पॉलिटिकल थिंग्स एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, किसके लिए हो रहा है ये, यानी अगर कोई थॉट क्रिएट किया है, जस्टिस की भावना आ रही है जैसे थिंकर के अंदर, तो किसके लिए आ रही है, क्या वो राजा के लिए आ रहा है या फिर समाज के लिए आ रहा है, ठीक है। इस तरह का फिलोसफिकल ट्रेंड्स जो है ऐड करना पड़ता है हमें, यानी जरूरत है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। इट इज अबव द एजम्पशन एंड ओपिनियन, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो एजम्पशन और ओपिनियन से कहीं ज्यादा है, ठीक है। इसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी को, यानी फिलोसफी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का फिलोसफिकल लेवल जा सकता है कोई इंसान, किस तरह का ओपिनियन को सोच सकता है लोग, ठीक है, या थिंकर किस तरह के थिंकिंग को जनरेट कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। इट इज इवैल्यूएटरी इन नेचर, यानी एक इवैल्यूएट होते रहता है, यानी हम एक एवब तो है एजम्पशन और ओपिनियन के, क्यों एवब है, क्योंकि वो इवैल्यूएट होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, यानी समय के साथ वो बदलाव आते रहते हैं हमारे फिलोसफिकल ट्रेंड्स में। जैसे प्लेटो का फिलोसफी कुछ और था, हमारा मार्क्स का कुछ और है, और अभी के थिंकर का आप देखोगे तो कुछ और पॉलिटिकल फिलोसफी रहेगा, ठीक है। But with the evaluation, every theory needs factual information, so we need science to prove it. तो अब इवैल्यूएट हो रहा है, तो लेकिन हमको इवैल्यूएट को समझने के लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत होती है, ठीक है, कि हाँ कुछ डाटा की जरूरत होती है कि कैसे हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूव करने की बात होती है तो हम लोग सिर्फ एजम्पशन पे तो हम लोग नहीं बोल सकते, ओपिनियन पे तो हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो वहाँ हम लोग को साइंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। तो हम लोग 1.3.3 पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस क्या है, ठीक है। पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़े, फिर फिलोसफी पढ़े, अब हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये सही था। वो सही कैसे प्रूव करेंगे, तो साइंस के थ्रू प्रूव करेंगे कि हाँ ये सही था, ठीक है। ऑथर बेंटली, जॉर्ज कैल्टन कैटलिन और डेविड स्टन, रॉबर्ट डलहन डलहन आर द थिंकर हु एक्सप्लेन पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। मतलब इन्होंने, इन थिंकर्स ने जो था, इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है। बट वी नो दैट ऑल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस। हम लोग कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल साइंस, मतलब हर साइंस जो है पॉलिटिकल साइंस नहीं होता है, ठीक है, वो पार्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है, लेकिन पूरा साइंस नहीं कह सकते हैं पॉलिटिकल को, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी को कि ये पूरा साइंस ही है, ठीक है। इट इज अ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जनरल साइंस लाइक फिजिकल साइंस एंड केमिकल, मतलब इट इज वेरी मच डिफरेंट, मतलब ये बहुत डिफरेंट है जनरल साइंस से। जैसे फिजिकल साइंस पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है उससे, ठीक है। इट इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेबल इन सोशल नॉर्म्स, मतलब ये साइंस जो है हमारा कहाँ इंक्लूड होता है, सोशल नॉर्म्स से पे, सोशल वैल्यूज पे, सोशल एक्टिविटीज पे, हमारे गुड गवर्नेंस पे इंक्लूड होता है कि हमारा गवर्नेंस सही है तो हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे किसी सोसाइटी के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के में अगर हम किसी गवर्नेंस को इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे कितने लोग बेनिफिट हुए, कितने लोग को उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ये है साइंस, कि हम लोग उसमें कैलकुलेट करने की मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं उसको, कि कितने परसेंट लोगों को इससे बेनिफिट हुआ, ये या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बिहेवियरलिज्म का भावना जनरेट, बिहेवियरलिज्म आगे देखेंगे क्या है। इट हैज लिमिटेड बाउंड्रीज ऑफ सोशल स्टडीज, यानी एक सोशल स्टडीज के अराउंड ही ये साइंस जो है मूव करता है। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में साइंस की बात करते हैं तो ये सोशल स्टडीज के ही अराउंड मूव करता है, ठीक है, सोशल स्टडीज पे ही मूव करते रहता है, उसका एक लिमिटेड बाउंड्री है साइंस। आगे है, इट इंक्लूड बिहेवियरलिज्म एनालाइज ऑफ डाटा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बिहेवियरलिज्म का मतलब होता है कि एनालाइज ऑफ डाटा, यानी कैसे डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, ये बिहेवियरलिज्म को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मैथोलॉजी एंड इंक्लूजन ऑफ एनालाइज, यानी कुछ मैथोलॉजी भी जनरेट हो जाते हैं, कुछ थिंकर ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मैथोलॉजीज को ऐड करते हैं, कुछ थिंकर आपको मैथोलॉजीज आपको दिख जाएंगे थिंकिंग में। तो साइंस क्या करता है कि उसको एलिमिनेट करता है और एनालाइज करता है कि हाँ ये सही नहीं है, उस मैथोलॉजीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इट्स कंक्लूजन, मतलब इट्स कंक्लूजन आर टेकन बेस्ड ऑन स्टडी, यानी
उसका जो कंक्लूजन है स्टडी पे हम लोग लेते हैं, यानी साइंटिफिकल स्टडी पे हम लोग उसका कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी को। ऑब्जर्वेशन पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे कंक्लूड करते हैं कि हाँ किसी एरिया में उस थॉट को हम अप्लाई करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म हो गया विच इज सिमिलर टू एज जनरल साइंस। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिमिलरिटीज जो है जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एक जनरल साइंस का भाव आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है सिमिलर है जनरल साइंस से। क्यों? क्योंकि वो स्टडी को इंक्लूड करता है, ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करता है, एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड करता है। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, यानी साइंस जो है ये पॉलिटिकल मतलब जो साइंस जो है वो हम लोग को पॉलिटिकल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट क्रिएट्स एन कंजर्वेटिव नॉलेज, इट क्रिएट एन कंजर्वेटिव नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी एक एक कंजर्वेटिव नॉलेज क्रिएट करता है कि वो फैक्ट्स पे है या फिगर्स, मतलब फैक्ट्स और फिगर पे हमारा एक नॉलेज क्रिएट करता है जो एक किसी पर्टिकुलर आइडियाज पे बेस्ड रहता है कि हाँ ये फैक्ट सही है गलत है, इस पे ये जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है फैक्ट्स और फिगर को इंक्लूड करता है, ठीक है। इन फिजिकल साइंस कंक्लूजन रिमेन्स सेम, बट इन पॉलिटिकल साइंस कंक्लूजन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो है, फिजिकल साइंस में कंक्लूजन जो है हो सकता है रिमेन सेम रहे, कंक्लूजन हमेशा हो सकता है सेम रहे। किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का जैसे H2 है, तो अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो मतलब उसको ऐड करते हैं तो वाटर निकलेगा, ये कंक्लूजन सेम है कि हाँ वाटर ही होगा। लेकिन अगर हम इसमें साइंस को, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में इसको इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर भी करे, टाइम टू टाइम चेंज भी करे, ठीक है। ये है डिफरेंस पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल साइंस में, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड एनालिसिस, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स और एनालाइज पे वर्क करता है, ना कि एक जनरल साइंस पे एनालाइज करता है या जनरल साइंस पे वर्क करता है, ठीक है। अब हम हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। मैं सूरज, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सेल्फ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट को स्टार्ट किया था हमारे लेक्चर के थ्रू, तो आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा 1.4 जो पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का ग्रोथ कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इन वेस्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। हम लोग यहाँ हमेशा देखते हैं कि वेस्ट की बात होती है, तो वेस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो है, अगर हम आप अभी के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को देखें तो वेस्टर्न समाज जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है पॉलिटिकल थ्योरी पे। आप बहुत सारे थिंकर देखेंगे जो आपको वेस्टर्न कल्चर से दिखेंगे, आपको वेस्टर्न सोसाइटीज से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी वजह से वेस्ट का जो है कल्चर हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न सोसाइटीज़ का हमारे पॉलिटिकल थ्योरी पे। ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटीज़ जो है, इंडियन थिंकर जो है एमिनेंट नहीं थे। जैसे आप कौटिल्य के बारे में आप जानते हो, तो उनका थ्योरी आपको कहीं कंपैरिजन में नहीं मिलेगा कि वेस्टर्न से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कौटिल्य का भी थ्योरी का, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो गया, पॉपुलर नहीं हो पाया वो पॉलिटिकल थ्योरी। इसलिए वेस्टर्न थ्योरी का जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहा। इसमें आप कह सकते हैं कि कारण ये भी था कि कॉलोनिज्म जो था, ये सब भी जो है कारण बनता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ का डिपेंडेंसी क्यों ज़्यादा हुआ हमारे समाज में, ठीक है। तो इसी इसका पहला पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी इन द वेस्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेज। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वेस्ट में बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरा है, ठीक है। During ancient Greek and medieval period, it was revolving around the ethical goal of state, means objective of state। यानी हम कह सकते हैं कि एंशियंट ग्रीक में और मेडिवल पीरियड, एंशियंट ग्रीक और मेडिवल टाइम तक में जो था, जो पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो स्टेट के अराउंड मूव करता था, स्टेट के गोल को रिप्रेजेंट करता था, स्टेट की पावर को रिप्रेजेंट करता था। यानी आप कह सकते हो कि जैसे आप एथेंस के बारे में जानते हो, स्पार्टा के बारे में जानते हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट रहे हो पहले तो आपको पता होगा एथेंस का क्या था सीन, स्पार्टा का क्या था सीन। सॉक्रेटिस ने बात किया था एथेंस के बारे में, स्पार्टा के बारे में। तो उस समय क्या था कि पावर का रोल बहुत ज़्यादा था, यानी स्टेट जो है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा था। हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं करते थे उस समय, स्टेट की बात करते थे, स्टेट के थ्रू हम लोग इंडिविजुअल की बात करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट एंड एस्टैब्लिशमेंट जस्टिस थ्रू द स्टेट। प्लेटो, एरिस्टोटल, आप सॉक्रेट्स, ये सबको ले सकते हो कि आप लोग देखे होंगे कि स्टेट का जो था इंपॉर्टेंस हम लोग दिखता है इनके राइटिंग में या फिर थॉट में। स्टेट ने कैसे अपना जस्टिस को जस्टिफाई किया, ठीक है। जो है हमारा इसमें आप कह सकते हो, जैसे प्लेटो का आप देखो, प्लेटो ने क्या किया था कि एक फिलोसोफर किंग की बात की थी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की बात की थी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज की बात की थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की थी। तो जो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस था वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो एक फिलोसोफर किंग से होते हुए हमारे इंडिविजुअल के पास आता था, ना कि इंडिविजुअल के जस्टिस की बात की गई थी। एक फिलोसोफर किंग अगर अच्छा होगा तो वो जस्टिस लाएगा समाज में। यानी हम लोग बात करते हैं कि एक किंग अच्छा होगा तभी हमारा समाज अच्छा होगा, ये बात होती है। यानी टॉप टू बॉटम ऑर्डर को मेंटेन किया गया था, ना कि बॉटम टू टॉप के बारे में बात की गई थी। यानी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात की गई थी, इंडिविजुअल के जस्टिस के बारे में नहीं बात की गई थी, इंडिविजुअल के राइट के बारे में नहीं बात की गई थी। ये बात किया गया था कि एक फिलोसोफर किंग तभी अच्छा, मतलब एक फिलोसोफर किंग होगा तभी हमारा समाज अच्छा होगा, इस तरह से बात किया गया था। यानी स्टेट जो है, स्टेट का रोल बहुत ज्यादा यहाँ दिखता है, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट है स्टेट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पॉलिटिकल थिंकिंग। यानी एंशिएंट ग्रीक समाज में कह सकते हैं कि आपको पॉलिटिकल थिंकिंग जो था वो स्टेट
स्टेट को जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है, ठीक है। यानी आप वहाँ के राइटिंग में देखोगे कि स्टेट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, स्टेट का क्या रोल है, ठीक है, ये देखोगे आप। आगे है अर्ली मेडिवल एज। अगर अर्ली मेडिवल एज में जाते हैं तो हम लोग जो है पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। अगर अर्ली मेडिवल एज में हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से था या ओरिजिन, या फिर डिवाइन क्रिएचर था स्टेट, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि हमने अपना पावर सरेंडर किया था इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर डिवाइन क्रिएचर था, गॉड के द्वारा बनाया गया था स्टेट। ये सब बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग अर्ली मेडिवल एज में, यहाँ से इवॉल्वेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड दे रिवॉल्व अराउंड द रिलीजन। मतलब मेडिवल पीरियड में हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी था, पॉलिटिकल थिंकिंग था, वो रिलीजन पे बेस्ड था। रिलीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको उस समय देखा जाएगा क्रिश्चियनिटी जो था वो बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, फ्लो हो रहा था। क्रिश्चियनिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था हमारे समाज में, यानी वेस्टर्न समाज में। तो पोप का बहुत ज़्यादा रोल दिखता है आपको। राजा दिखेगा कि पोप से यानी रिलीजन से हमारा टैक्स नहीं लिया जाता था, रिलीजन ये सबसे बहुत सारा जो था आपको रिलीजन फैक्टर्स में दिखेगा। रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखेगा हमारे गवर्निंग सिस्टम में, मतलब उस समय के गवर्निंग सिस्टम में या स्टेट के फंक्शनिंग में, ठीक है। उसमें रिलीजन का रोल, रिलीजन जो इन्वॉल्व होने लगा ड्यूरिंग मेडिवल टाइम में, ये आप कह सकते हो, ठीक है। रिलीजन होल्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द स्टेट। यानी मेडिवल पीरियड में आपको रिलीजन का जो पोजीशन दिखेगा वो टॉप मोस्ट दिखेगा, ठीक है। राजा जो थे वो हेड ऑफ द रिलीजन से भी राय मशवरा लेते थे, या फिर उनसे गवर्निंग स्टार्ट होता था, ठीक है। आगे हमारा है रिलीजन डिमांडेड द स्टेट टू प्रिपेयर एंड ट्रेन द इंडिविजुअल टू सीक ए प्लेस विद द गॉड। मतलब हम कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में रिलीजन जो है वो डिमांड करते थे स्टेट से कि आप गॉड के तरह, यानी गॉड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप अपना स्टेट को फंक्शन करो, यानी गॉड के अकॉर्डिंग जो है, गॉड के वो जैसे वहाँ के रिलीजन के जो हेड ऑफ द रिलीजन होते थे वो अपने आप को समझते थे एक तरह से गॉड है, तो उनके थ्रू जो था हमारा स्टेट फंक्शन होने लगा था। रिलीजन पे हमारा स्टेट जो था वो बेस्ड होने लगा था, ठीक है, मिडिवल पीरियड में टाइम। और मिड 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरी डेल्ट लार्जली विद इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, मेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू बी बेसिक थीम ऑफ द स्टेट। मतलब मिड 20th सेंचुरी में आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशन पे बात होने लगी, ठीक है, गवर्निंग सिस्टम पे बात होने लगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर उसमें आने आ गया, बेसिक थीम हो गया कि पावर का क्या रोल है, ठीक है। ये सब जो है मिड 20th सेंचुरी में हमारा बात होने लगा। तो आपने इस स्लाइड में देखा कि कैसे जो है एक एंशिएंट ग्रीक से जो था वो पॉलिटिकल थ्योरी जो है मिड 20th सेंचुरी तक में इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अर्ली मेडिवल एज में क्या था, कैसे रिलीजन का रोल आया, ठीक है। हमारा एरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो का जो थिंकिंग था वो स्टेट बेस्ड था। जस्टिस का किस तरह इवॉल्वेट किया गया, जस्टिस का क्या रोल रहा, ठीक है, कहाँ से जस्टिस स्टार्ट होता था, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू स्टेट, ये था हमारा इसमें फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। ग्रोथ एंड इवॉल्यूशन कैन बी स्टडीड इन 3 मेजर स्ट्रीम। हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ और इवॉल्यूशन जो है 3 मेजर स्ट्रीम्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार पढ़ सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार पढ़ सकते हैं, एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलोसफी डोमिनेट्स इन द क्लासिकल ट्रेडिशन। हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिकल ट्रेडिशन में जो था वो फिलोसफी जो था वो डोमिनेट किया गया था। फिलोसफिकल आपको एसेंस मिलेगा उसमें क्लासिकल ट्रेडिशन में, ठीक है। फिलोसफी का ये था, इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, यानी मोरल वैल्यूज ये सब जो था वो आपको क्लासिकल ट्रेडिशन में मिलेगा। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक। मॉडर्न में जो था आपको एम्पेरिकल, क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात होने लगी। साइंटिफिक एसेंस आने लगा उसमें, साइंटिफिक वैल्यूज जो है उसमें ऐड होने लगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। अब आता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इज फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल। मतलब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जो था फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल दोनों को इंक्लूड किया गया। इट अटेम्प्ट्स टू सिंथेसाइज द एसेंस ऑफ बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब हम कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जो था वो अटेम्प्ट किया गया कि वो सिंथेसाइज किया, हिस्टोरिकल एसेंस को भी सिंथेसाइज किया और फिलोसॉफिकल एसेंस को भी इंक्लूड किया। दोनों को इंक्लूड करके एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का जो निर्माण किया गया। जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अभी के पॉलिटिकल थ्योरी को आप एक कह सकते हो कि अभी का जो पॉलिटिकल थ्योरी है मॉडर्न, अभी जो रनिंग में जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिलोसफी भी पढ़े हम लोग ने, अभी तक भी पढ़ा फिलोसफी का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने ये सभी पढ़ा है। क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग ऐड किए हैं, फिलोसफी को ऐड किए हैं, हिस्ट्री को ऐड किए हैं, उसको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग मेडिवल टाइम में रहते या क्लासिकल टाइम में रहते तो ये सब इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ क्लासिकल के बारे में पढ़ते, फिलोसफी के बारे में पढ़ते। अगर मॉडर्न में जाते तो सिर्फ इंपेरिकल स्टडीज के बारे में पढ़ते, डाटा एनालाइज के बारे में पढ़ते, साइंटिफिक पढ़ते, ठीक है। दोनों को एक साथ एक पैरेलल वे में लेके नहीं चल सकते। अभी का जो थिंकिंग है वो इंक्लूड करता है दोनों को, फिलोसफी को भी इंक्लूड करता है, हिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है। आगे हमारा है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में क्या बात होती है, इट इमर्ज इन एंशिएंट एग्रीकल्चर। हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि एंशिएंट ग्रीक थिंकर क्या क्या था, कहाँ से जस्टिस का ये होता था, स्टेट के रिवॉल्व करता था, स्टेट के राउंड रिवॉल्व करता था। इट इमर्ज इन एंशिएंट ग्रीक कल्चर, ठीक है। जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है ग्रीक कल्चर में इवॉल्व हुआ था। राइटिंग ऑफ सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड कंटिन्यू अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब इसमें जो है राइटिंग इंक्लूड करता है किसका, सॉक्रेट्स का इंक्लूड करता है, प्लेटो का इंक्लूड करता है, एरिस्टोटल का करता है। और ये 19th सेंचुरी तक, टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक ये जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो डोमिनेंट था हमारे पॉलिटिकल थिंकिंग में, हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में, यानी इवोल्यूशन में कह सकते हो आप, ठीक है। स्टैल्डन वोलन जो थे एक थिंकर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत एमिनेंट है। डिस्क्राइब क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एज it aimed at acquiring the reliable knowledge about matters related to people based on philosophy, belief and relation from action। मतलब कहा जा सकता है कि it aimed to acquiring the reliable knowledge,
मतलब रिलायबल नॉलेज पे बात किया है, ठीक है। अबाउट मैटर रिलेटेड टू पीपल बेस्ड ऑन फिलोसफी, फिलोसफी की जो है इसमें इंपॉर्टेंस आपको दिखेगी। सेल्डन वोलन के अनुसार जो था इसमें फिलोसफी का जो था बहुत ज्यादा रोल था, ठीक है। बिलीफ एंड रिलेशन ऑफ एक्शन, यानी बिलीफ पे बात होती थी, स्टेट के बिलीफ पे बात होती थी, ठीक है। ये कहा गया है इसके बारे में, ठीक है। आगे है हमारा पॉइंट है, इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द कॉमन रिलेशन बिटवीन पीपल एंड स्टेट, मतलब बाय कंपेयरिंग ग्रीक पॉलिस, ए सिटी स्टेट इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन रिपब्लिका, ठीक है। अब जो है इसमें कहा गया है कि ये एक कंपैरिजन फॉर्म ऑफ स्टडी है, कंपैरिजन फॉर्म ऑफ कॉमन रिलेशन, ये कहा गया है कॉमन रिलेशन क्रिएट किया गया है इसमें, एक कंपेयर किया गया है कि ग्रीक में क्या पॉलिस था, पॉलिसी का मतलब है ए सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीक है पॉलिस, ग्रीक पॉलिस यानी ग्रीक का समाज कैसा, ग्रीक का जो सिटी वो कैसा था, और रोमन जो था, रिपब्लिका जो सॉरी रेस्पब्लिका है, रेस्पब्लिका जो है वो लैटिन पब्लिक अफेयर, लैटिन वर्ड में कह सकते हैं उसको, लैटिन पब्लिक अफेयर है, मतलब पब्लिक अफेयर ही है। रेस्पब्लिका जो होता है वो पब्लिक अफेयर के बारे में बात होती है। तो रोमन रेस्पब्लिका जो है, रोमन समाज में जो था हमारा कैसा था और ग्रीक समाज कैसा था, वो एक तरह से कंपैरिजन है, दोनों स्टेट पे बात होती है, दोनों स्टेट के बारे में बात करते हैं। यानी ग्रीक समाज में भी वही था, रोमन कल्चर में भी वही था, स्टेट जो था इंपॉर्टेंट होता, तो वो एक कंपैरिजन होता है उस समय, ठीक है। हम लोग जस्ट इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते, सोसाइटी के बारे में बात नहीं करते, एक स्टेट के बारे में बात करते हैं, ग्रीक का कैसा था और रोमन का कैसा था, ठीक है। आगे है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस वाज पॉलिटिकल एज अ होल, मतलब इसमें कह सकते हो कि आप जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में जो था वो एनालाइज किया गया, पॉलिटिकल एज अ होल, पूरा पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया गया, बॉडी पॉलिटिक्स, इंटर रिलेशन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड बिलीफ, मतलब ये सारा इंक्लूड किया गया, लेकिन सारा जो था वो स्टेट के थ्रू इंक्लूड होता था, यानी स्टेट के अकॉर्डिंग चलता था। रिलेशनशिप एंड बिलीफ, रूलिंग, वेलफेयर, एजुकेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारा जो था वो इंक्लूड किया गया एज ए पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल होल, यानी फिलोसफी में अगर इंक्लूड किया जाए तो ये सारा इंक्लूड होता था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। आगे बढ़ते, classical political theory laid emphasis on order, balance, equilibrium, stability and harmony by the process of conflicts, anarchy, instability and revolution, ठीक है। ये सारा जो है ये सारा उसमें इंक्लूड होता है, जैसे ऑर्डर इंक्लूड होता है, बैलेंस होता है इंक्लूड, इक्विलिब्रियम इंक्लूड होता है, स्टेबिलिटी इंक्लूड होता है, हार्मोनी इंक्लूड होता है, ठीक है, हार्मोनी इंक्लूड होता है। बट आप कह सकते हो कि ये जो है स्टेट के थ्रू लाइन करता है, आपको पता है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो एनार्किज्म के थ्रू ये होता है, स्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम जो आप कह सकते हो कि एनार्किज्म यानी टॉप टू बॉटम जो है इसमें फ्लो हो रहा है, एनार्किज्म है, स्टेबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब जो है रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब जो इसमें इंक्लूड हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट नेचर कैसे ये है, कॉन्फ्लिक्ट नेचर का बात होता है, ठीक है, ये सारा इंक्लूड होता है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट नेचर के थ्रू, एनार्किज्म के थ्रू, इनस्टेबिलिटी था, रिवॉल्यूशन था, ये सब भी इंक्लूड करता है उसमें। इसके थ्रू ही हम जो है इक्विलिब्रियम गेन कर पा रहे हैं या बैलेंस देख रहे हैं, हमारे उस समय के समाज में ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है, उस समय के समाज में स्टेबिलिटी, हार्मोनी जो भी हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट से हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हो रहा है, या एनार्की के थ्रू हो रहा है, इनस्टेबिलिटी के थ्रू हो रहा है, या रिवॉल्यूशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इससे होके गुजर रहा है, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन इन पॉलिटिकल फॉर्म लाइक मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड देयर वेरिएंट, मतलब इसमें आप देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा कि मोनार्की क्या है, यानी एक हायर सोसाइटी के ही बारे में बात हो रही है, एक स्टेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मोनार्की क्या है, मोनार्की के बारे में बात होती है, एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात होती है, अगर आपको डेमोक्रेसी दिखती है तो डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड देयर वेरिएंट्स, मतलब कैसे वो इंप्लीमेंट हो रहा है उस समय के समाज में, उस समय के स्टेट में, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ जस्टिस और राइट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, या जस्टिस और राइट के बारे में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग मोनार्की कैसे रोल कर रहा है, मोनार्की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्निंग सिस्टम है, या एरिस्टोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग सिस्टम है, या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग सिस्टम है, वो देखा जा रहा है। यहाँ ह्यूमन राइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम लोग जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, राइट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लाइक लॉ, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन, यानी इसमें आपको लॉज दिखेंगे, सिटीजनशिप दिखेंगे, जस्टिस दिखेंगे, सबका पार्टिसिपेशन दिखेगा, लेकिन कंपेयर किससे किया जाएगा, मोनार्की से, एरिस्टोक्रेसी से, डेमोक्रेसी से, और उसका वेरिएंस, ठीक है। ये सब जो है डेवलपमेंट हो रहा था उस समय, यानी डेवलप हो रहा था, यानी कॉन्सेप्ट जो है आ रहा था, इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। अगर आप यानी एक डायलॉग फॉर्म में ये चलता था, जैसे आप प्लेटो का जो था, आप डायलॉग फॉर्म है उसका, ये सॉक्रेट्स का आपको जो आपको थिंकिंग मिलेगी, मतलब राइटिंग्स जो है जो भी है वो एक डायलॉग फॉर्म में था। अगर डायलॉग में जब होता है तो वो कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है, ठीक है। तो उस समय लॉ, सिटीजनशिप, जस्टिस जो है एक इवॉल्विंग नेचर था, इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट था उस समय, ठीक है। इट इज एथिकल इन पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन मोरल आउटकम, जैसे अब जो है ये एक एथिकल बेस्ड है, यानी एथिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था। जैसे आप प्लेटो के राइटिंग में देखो कि प्लेटो का जो आइडिया ऑफ स्टेट था, आइडियल किंग के बारे में जो बात हो रही थी, वो मोरल वैल्यूज पे बात हो रही थी कि एक आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको किस आइडियल किंग को जो है किस स्टेज से गुजरना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करते थे। मोरालिटीज जो था इसमें इंक्लूड होता था, ठीक है। सेल्डन होलम जो थे वो ये सब पॉइंट इंक्लूड किए थे। इट वाज बेस्ड ऑन मोस्ट सुटेबल इन पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब आप कह सकते हो कि मोस्ट सुटेबल
फॉर्म ऑफ स्टेट जो था, मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ किंग के बारे में बात होती थी। कैसे एक मोस्ट सुटेबल सेट जो है, पर्टिकुलर सेट जो है परफॉर्म ये स्टेब्लिश किया जाए। जैसे आप फिलोसोफर किंग, एक मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ किंग के बारे में बात की गई। प्लेटो जो बात करते हैं एक मोस्ट, जैसे आप अगर फिलोसोफर किंग की बात करते हो तो एक ऐसा किंग होना चाहिए, वो फिलोसोफर किंग का ऐसा था कि अब वो मोरली बहुत ही स्ट्रांग थिंकिंग रखता था फिलोसोफर किंग, ठीक है। एक वैसा अगर फिलोसोफर किंग अभी के समाज में हो जाए तो एक आप कह सकते हो कि वैसा समाज अभी निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसा समाज, वैसा किंग, आपको वैसा इंसान मिलना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह का प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के बारे में बात किया है, ठीक है। तो एक मोस्ट सुटेबल, वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में या किंग के बारे में या स्टेट के बारे में बात होती थी उस समय। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्टेड द आइडिया फ्रॉम फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, आइडियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो आइडियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात किया था। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक आइडियल फॉर्म है, ठीक है। आप उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखोगे। आप सॉक्रेट्स के राइटिंग में, प्लेटो के राइटिंग में, एरिस्टोटल के राइटिंग में आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, ठीक है। आप क्रिटिसाइज करने की कोशिश करो, क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशन आपको नहीं दिखेगा। इस तरह की बात की गई है, ठीक है। मतलब एक आइडियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हमारा पॉइंट है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, साइंटिफिक आइडिया, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, एम्पेरिकल, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू। अब इसमें आपको दिखेगा कि साइंटिफिक आइडिया इंक्लूड हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड हो रहा है, यानी गवर्निंग बॉडीज के बारे में बात हो रही है, यानी फेडरलिज्म के बात इसमें आपको दिखेगा, फेडरलिज्म का यानी पावर शेयरिंग की बात दिखेगी आपको, साइंटिफिक आइडियाज की बात दिखेगी, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच दिखेगा। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है कि कैसे जो है स्टेट जो है एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है किसी को, यानी इंडिविजुअल के ग्रोथ में या सोसाइटी के ग्रोथ में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है कैसा है। इंपेरिकल व्यू दिखेगा आपको, इंपेरिकल जो कंटिन्यू किया गया वहां से इंपेरिकल भी दिखेगा, लेकिन आपको एक इसमें आपको समाज के भी बारे में बात करने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिहेवियरलिज्म, डाटा एनालिसिस भी दिखेगा आपको, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिस्ट का उसका व्यूज दिखा जाएगा। मार्क्सिस्ट का जो है आपको सोशल स्ट्रक्चर पे बात होने लगा, वो समाज के बारे में बात करने लगे, कैसे एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि बुर्जुआ क्लास और रूलिंग क्लास के बारे में बात होने लगी, दो क्लास के बारे में बात होने लगी। ये मॉडर्न स्टेट में आने लगा, ठीक है। ये मॉडर्न स्टेट में बात होने लगी। आई वाज लिखा गया, वो इट वाज डोमिनेटेड टिल द ग्रेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब इट वाज डोमिनेटेड टिल द ग्रेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी तक तो ये परफॉर्म हो रहा था। मॉडर्न जो है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आप कह सकते हो कि 20th सेंचुरी तक जो था वो एस्टैब्लिश करता, यानी 20th सेंचुरी तक रिवॉल्व कर रहा था, 20th सेंचुरी तक एस्टैब्लिश कर रहा था। इट वाज स्टार्टेड विद द लिबरल स्टैंड इन, मतलब आप कह सकते हो इट वाज स्टार्टेड विद द लिबरल स्टैंड इन 15th-16th सेंचुरी एंड चेंज इटसेल्फ इनटू द इंस्टीट्यूशनल पॉजिटिविस्ट एम्पेरिकल बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर ट्रेंड। मतलब वो स्टार्ट हुआ था 15th-16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चेंज होने लगा, इंस्टीट्यूशनल पॉजिटिविस्ट से होने लगा, हुआ स्टार्ट, उसके बाद फिर चेंज हुआ इंपेरिकल बिहेवियर में, फिर पोस्ट बिहेवियर ट्रेंड्स में आया। यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे ज्यादा चेंजेस आपको दिखेगा वो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में दिखेगा कि एक 15th-16th सेंचुरी का समाज कैसा था, वहां का उस समय का स्टेट कैसा था, ठीक है। वहां से जो आपको चेंजेस दिखेगा धीरे धीरे, वो आपको 20th सेंचुरी तक चेंजेस दिखेगा, ठीक है। कैसे आइडिया जनरेट हुआ, लिबर्टी का जनरेट हुआ आइडिया, ह्यूमन राइट का जनरेट हुआ आइडिया, एक पार्ट वाइज ये जनरेट हुआ है, एक साथ ही सारा आइडिया नहीं जनरेट हुआ, धीरे धीरे जो है। लेकिन कब, कौन से समय में जनरेट हुआ, तो ये 15th-16th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 20th सेंचुरी तक ही आपको ये सारा आइडिया जो है आपको जनरेशन मिलेगा। इन सब सारे आइडियाज को, बिहेवियरलिज्म हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपको साइंटिफिक ट्रेंड्स हो गया, इंस्टीट्यूशन का वैल्यूज हो गया, पावर शेयरिंग का जो है, ये सारा जो है इसी समय जनरेट हुआ था, ठीक है। आगे हमारा इट वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लाइक मार्क्स। मतलब ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो मोस्टली जो डोमिनेंट था वो वेस्टर्न थिंकर से डोमिनेंट था। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन रीजन ये भी है कि आपको कॉलोनियल वर्ल्ड जो था आपको इसी समय में दिखेगा कि 15th-16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक आपको कॉलोनियल वर्ल्ड का जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा पूरे वर्ल्ड पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेस्टर्न समाज जो था वो इसी समय डोमिनेंस जो था इस समय स्टार्ट हुआ, ठीक है। वेस्टर्न समाज का जो, वेस्टर्न फिलोसफी का जो था इस समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो था मोस्टली जो है डिपेंडेंट रहता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पे, जैसे मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, जो भी हो इन पे डिपेंडेंट होता था, ठीक है। साइंस इन पॉलिटिक्स वॉज एडेड, साइंस जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में ही ऐड किया गया था। जैसे आप क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकिंग में देखते हो कि वो फिलोसफी पे बेस्ड था, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो था, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, ये साइंस को ऐड किया गया, इसमें साइंस पे भी बेस्ड होने लगा, बिहेवियरलिज्म का ऐड हुआ था इसमें, ठीक है। फैक्ट्स एंड डाटा कंस्टिट्यूटेड द बेस ऑफ स्टडी, फैक्ट्स और डाटा जो था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। फैक्ट्स का क्या रोल था, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या रोल था, डाटा एनालाइज का क्या रोल था, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल था, ये सब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है इसमें इंक्लूड होने। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड एंड रेगुलेटेड। मतलब इसमें जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया, उसको रेगुलेट करने की बात की गई। चेंज फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने लगा हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। फिलोसफी टू एनालिटिकल स्टडीज पे जाने लगा, फिलोसफी से एनालिटिकल स्टडी की तरफ परस्यू कर रहा था हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। प्रपोज टू प्रोसेस, यानी प्रपोज टू प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ने लगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर होने लगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव टू ऑब्जर्वेशन, यानी डिस्क्रिप्टिव, पहले डिस्क्रिप्टिव था, अब ये ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ने लगा, नॉर्मेटिव टू साइंटिफिक की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में व्हाट इट इज रिगार्डेड एज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इट वाज और व्हाट इट आउट टू बी और कुड बी।
मतलब व्हाट इट इज जो था, जैसे व्हाट इट इज क्या है ये, ठीक है, इज रिगार्डेड मोर इंपॉर्टेंट, मतलब वो मोर इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे व्हाट इट वाज यानी क्या था वो, और क्या होना चाहिए था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा कि क्या है ये, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात होने लगी, पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब जो है थोड़ा सा कम इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या था क्या नहीं था इसके बारे में बहुत कम बात होने लगी, व्हाट इट इज़ के बारे में बात होने लगी, क्या है ये उसके बारे में बात होने लगी, इसमें क्या कंक्लूड हो सकता है इसके बारे में बात होने लगी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। वैल्यूज आर द सपोर्टिंग फैक्ट्स, वैल्यूज जो था वो सपोर्टिंग फैक्ट्स हो गया, जैसे पहले जो था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में वैल्यूज का बहुत ज्यादा, जैसे मोरल वैल्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा, लेकिन इसमें वैल्यूज को एक सपोर्टिंग रोल की तरफ देखा जाने लगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज से काम नहीं चलने लगी मॉडर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है, इसमें साइंटिफिक आइडियाज को भी इंक्लूड किया जाने लगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी और डायलेक्टिकल मेटलिस्टिक और द साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी, मतलब इसको कह सकते हैं कि मार्क्सिस्ट का पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा इसमें, यानी आपको बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बहुत ज़्यादा जो किसी का रोल दिखेगा, बहुत ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा मॉडर्न पीरियड में, तो मार्क्सिस्ट का बहुत ज़्यादा दिखेगा, तो इस वजह से इसको मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाने लगा। डायलेक्टिकल, वो जो भी डायलेक्टिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन था वो भी, ठीक है। मेटलिस्टिक जो था, मेटलिस्टिक के बारे में बात होने लगी, साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी के बारे में, यानी सोसाइटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, आपको सोशलिस्टिक भाव आने लगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल की भी बात होने लगी, एक सोसाइटी की बात होने लगी, और कंपेयर किया जाने लगा उसको स्टेट से या फिर रूलिंग क्लास से, ठीक है, इससे बारे में बात होने लगा। सोसाइटी का आपको डिवीजन दिखेगा इसमें, रूलिंग क्लास, वर्किंग क्लास में, ये सब दिखेगा आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या कहा गया, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली कंसंट्रेटेड विद द एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड कंपैरिजन। इसमें जो आपको कंपैरिजन दिखेगा, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो आपको हम पहले आपको पता है कि अभी आपने देखा था कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में आपको हिस्टोरिकल सेंस भी मिलेगा और फिलोसॉफिकल सेंस भी मिलेगा, यानी उन दोनों को मिला के आपको देखा जाएगा कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कैसे वर्क कर रहा है, यानी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में कैसे इवॉल्व कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसे इवॉल्व कर रहा है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा कि एक्सप्लेनेशन दिखेगा, इन्वेस्टिगेशन दिखेगा, कंपैरिजन दिखेगा, ठीक है। इट इज पॉलिटिक्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा पॉलिटिक्स, यानी इसमें आपको हिस्टोरिकल सेंस भी दिखेगा, फिलोसॉफिकल सेंस भी दिखेगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बात होने लगी, प्रिंसिपल्स के बारे में बात होने लगी, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होने लगी, पावर शेयरिंग के बारे में बात होने लगी। और एक पॉलिटिकल थिंकर है बैरी, जो अपने बुक पॉलिटिकल आर्गूमेंट में कहे थे कि says that it attempts to study the relation between principle and investigation, यानी वो अटेम्प्ट किया गया इसमें कि प्रिंसिपल क्या है, लिबर्टी क्या है, और लिबर्टी हमारे समाज में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात होने लगी, यानी इन्वेस्टिगेशन होने लगा, लिबर्टी क्या सच में इवॉल्व कर रहा है। जैसे आप ह्यूमन राइट पढ़ते हो, ह्यूमन राइट अगर पढ़ते हो तो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है ह्यूमन राइट को लेकर, ठीक है, अगर कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब आप मॉडर्न टाइम में देखोगे कि वो एक आपको बुक में रिप्रेजेंट मिलेगा, आप पढ़ रहे हो कि हाँ लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, लेकिन उसका प्रॉपर वे में आपको इम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में आपको उसका इम्प्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका आपको क्रिटिसिज्म दिखेगा कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और अगर क्रिटिसिज्म दिख रहा है तो आपको विदाउट मतलब आपको अगर क्रिटिसिज्म दिख रहा है तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तब तक आपका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट रोल आपको दिखेगा कि लिबर्टी एग्जिस्ट कर रहा है तो किस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्टिस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन दिखेगा या कंपैरिजन दिखेगा। थ्योरी और उसके इम्प्लीकेशन में आपको कंपैरिजन दिखेगा, ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेशन दिखेगा, ये इनका कहना था। इट इंक्लूड साइंटिफिक इंपेरिकल, यानी प्रैक्टिकल मेथड दिखेगा आपको, साइंटिफिक इंपेरिकल प्रैक्टिकल मेथड दिखेगा, यानी आप उसमें साइंटिफिक मेथड ऐड हो रहा था मॉडर्न में, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सेंस में उसको नहीं दिख पा रहा था। कि जैसे आप मार्क्सिस्ट की बात करते हो, लेनिन की बात करते हो मॉडर्न में, तो आपको उसका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल आपको नहीं दिख पा रहा है कि वो समाज में एग्जिस्ट कर नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें आपको दिखेगा कि लिबर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, सोशलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, सोशलिज्म अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में दिखेगा, यानी प्रैक्टिकल सेंस आपको उसमें ज्यादा दिखेगा, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, जैसा गवर्निंग आपको दिखेगा तो वो सोशलिज्म पे बेस्ड होता है अभी के समय में। आपको जस्टिस जो दिखेगा, राइट जो दिखेगा, उसका इंप्लीकेशन दिखेगा। मॉडर्न में आपको जस्टिस राइट का इंप्लीकेशन नहीं दिख रहा था, कॉलोनियल वर्ल्ड में आपको नहीं दिख रहा था, आपको राइट का हनन हो रहा था, ह्यूमन राइट का कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है, फेमिनिज्म का कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ आपको दिखेगा, ठीक है, साइंटिफिक एम्पेरिकल में दिखेगा, प्रैक्टिकल सेंस में आपको दिखेगा कि इसका यूज हो रहा है, ठीक है, इसका यूज दिखेगा आपको कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। प्रीवियस थ्योरी इज क्रिटिसाइज इन दिस पीरियड, मतलब जो पहले का जो थ्योरी था वो क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी में, यानी आपको क्रिटिसिज्म किस सेंस में मिलेगा कि इम्प्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर इन ऑर्डरली था, मतलब ऑर्डर में नहीं था, इस तरह का आपको क्रिटिसिज्म दिखेगा इसमें आपको, यानी प्रीवियस थ्योरी जो था इस पीरियड में क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। ये है कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी कैन सॉल्व मेनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बाय कंबाइनिंग द क्लासिकल इन विद द एम्पेरिकल मीन्स, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो एक अटेम्प्ट था कि कैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, किसको कंबाइन करके, तो क्लासिकल को कंबाइन करके और इंपेरिकल को कंबाइन किया करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे क्लासिकल और इंपेरिकल को ऐड कर सकते हैं और उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स था तो
क्लासिकल को थ्योरी से यानी फिलोसॉफिकल एसेंट को, जैसे लिबर्टी को, जो भी हो, राइट्स को, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कहना क्या चाह रहा है उसको इंप्लीमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉजिकल एंड मोरल कैरेक्टर को एग्जिस्टेड इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी इसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, इसमें लॉजिकल दिखेगा और मोरल कैरेक्टर दोनों दिखेगा। इसमें आपको इम्प्लीकेशन भी दिखेगा, लॉजिकल भी दिखेगा, मोरल कैरेक्टर भी दिखेगा, यानी दोनों एक साथ आपको एग्जिस्ट दिखेगा। आपको आप क्लासिकल में आप देखते हो तो वहाँ आपको लॉजिकल नहीं दिखता है, वहाँ मोरल दिखता है, यानी मोरल वैल्यूज के बारे में होने लगे। आपको मॉडर्न में लॉजिकल दिखेगा, हाँ लिबर्टी के बारे में बात होने लगी, जस्टिस के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको कंटेम्प्रेरी में दिखेगा कि लॉजिकल और मोरल को इंक्लूड करके उसको प्रैक्टिकल में उसको इंप्लीमेंट किया गया, यानी लिबर्टी हमारे हाथ में रख दिया गया, यहाँ आप लिबरल हो। ठीक है, आपको जस्टिस जो है आपको मिल रही है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया जस्टिस, हाँ आपको राइट दे दिया गया। ठीक है, इस तरह बात होने लगी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। अब डेविड हेल्ड हैं, हमारे थिंकर हैं, तो उन्होंने क्या कहा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। इट इज फिलोसॉफिकल कंसर्न विद कंसेप्चुअल एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज, यानी एक फिलोसॉफिकल कंसर्न विद था, यानी इसको फिलोसॉफिकल कंसर्न विद कंसेप्चुअल एंड नॉर्मेटिव वैल्यू, फिलोसॉफिकल एसेंस भी यूज किया गया, उसको लाया गया, कॉन्सेप्चुअल और नॉर्मेटिव वैल्यूज भी उसमें इंक्लूड किया गया डेविड हिल के अनुसार। ठीक है, एम्पेरिकल एनालिटिकल विद प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। एम्पेरिकल मतलब हो जाता है यहाँ प्रैक्टिकल एनालिटिकल भी किया गया, प्रैक्टिकल एनालाइज भी किया गया और उसको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया गया और एक्सप्लेनेशन और उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी किया गया इसमें इस समय में। ठीक है, आगे है मूविंग फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी माइट लाइक टू बी, मतलब कहा गया है कि मूविंग फ्रॉम वेयर वी आर मतलब हम लोग कहाँ थे से कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ हम अपने आप को रखना चाहते हैं, उसके बारे में बात होने लगी। ठीक है, इसमें डेविड हेड ने कहा था। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी विद हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया इसमें, एनालिटिकल स्टडी किया गया विद इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नहीं भूला गया। आपने पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो एनालिटिकल स्टडी विद हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आपको पता होगा कि डेविड हेड ने हिस्ट्री के बारे में कहा था, हिस्ट्री का जो थे वो हिस्ट्री में भी इनके बारे में पढ़े थे, डेविड हेड के बारे में पढ़े थे हम लोग, वह हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज़ थोड़ी सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, मैं बनाता रहूँ वीडियो। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा तो थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सेल्फ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने MPS 001 MA पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1.5 है, व्हाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ रही है, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है, तो और एक इन्फॉर्मेशन है, MPS 002 का हमारा लेक्चर जो है स्टार्ट हो चुका है। हमारे प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और सेकंड ईयर का भी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, 1.5 वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन इजी एंड सिंपल एंटरप्राइजेस। मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी को आप इजी वे में या सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में। तो इसमें आपको पहले से अवेयर किया जा रहा है कि ये जो है एक ब्रॉड फील्ड है, इसमें आप अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आगे है, इट इज़ एन इलाबोरेट एंड कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। आप जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत ये है ब्रॉड फील्ड है, तो इलाबोरेट है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, हर फील्ड को इंक्लूड किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो आप कह सकते हो, और ये कांस्टेंट है, हर जगह आपको पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बातें देखने के लिए मिलेगी या प्रैक्टिस में आपको दिखेगा। तो और ये क्यों प्रैक्टिस होता है, इस तरह क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छे वे में आगे बढ़ाया जा सके, बेटर वे में आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आगे है, इट इज़ नॉट द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ फिलोसफी और साइंस और हिस्ट्री। मतलब कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक स्टडी नहीं है ये फिलोसफी का या साइंस का या फिर हिस्ट्री का। इसमें हर चीज़ का आपको मिलेगा, हिस्ट्री का भी मिलेगा, या साइंस का भी मिलेगा, फिलोसफीज का भी कंटेंट मिलेगा। तो ये हर चीज़ को इंक्लूड करता है, आप कह सकते हो। ठीक है, या कोई स्पेसिफिक की ही बात करें तो या सिर्फ फिलोसफी की, तो ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको, साइंस का ही या हिस्ट्री का ही, तो सब कुछ मिला जुला मिलेगा आपको। ठीक है, इट इज़ द आइडिया ऑफ जनरलाइजेशन अबाउट पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इज पॉसिबल एंड द एफर्ट टू अचीव इट। मतलब कहा जा रहा है कि आप कह सकते हो कि एक जनरलाइजेशन, मतलब एक पैटर्न लाइफ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ प्रेजेंट कर रहा है, एक जनरलाइजेशन पैटर्न पे, मतलब एक जनरल पैटर्न पे, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, हमारा गवर्नेंस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह से या पावर का रोल ज़्यादा है या ह्यूमन राइट का रोल ज़्यादा है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जनरलाइज पैटर्न जो प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये लार्ज मास को अपने अंदर समा रहा है, या आप कह सकते हो लार्ज मास को कंटेंट करता है ये पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है,
ठीक है, उसको और अच्छा बनाने का कोशिश किया गया है इसको। इट इज़ द मोर इट इज़ मोर देन ए डिसिप्लिन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, मतलब आप कह सकते हो कि ये किसी डिसिप्लिन एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका डाइवर्स फील्ड है। जैसे आप साइंस का ले लो तो आप कह सकते हो कि साइंस एक साइंटिफिक वे में अचीव कर रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस ले लो तो आप उसमें फिलोसॉफिकल वे में भी अचीव कर रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है उसका, और आप कह सकते हो कि साइंस को भी इंक्लूड कर रहा है और सबको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको अपने अंदर ये कर सकता है, तो या मतलब सम्मिलित कर सकता है। डिसिप्लिन से भी, एक्सरसाइज से भी, एक्टिविटी से बड़ा आप कह सकते हो। अगर पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेवेंट में आप समझो या पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में समझो तो आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन आप कह सकते हो इसको। ठीक है, टॉक्स ऑन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, मतलब कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, अटेम्प्ट करता है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैसे कैसे एक बेटर वर्ल्ड बनाया जा सके, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, कैसे एक स्पेसिफिक एक सिंगल इंडिविजुअल मैन के लिए भी ये किस तरह वर्क कर सके पॉलिटिकल थ्योरी, उस पर बात करता है। ठीक है, और उसको प्रॉब्लम्स को डील करता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रॉब्लम को समझता है और सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है इसमें। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी विल ऑलवेज अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रूथ इन द एवरी सिचुएशन, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी आप कह सकते हो कि अगर फिलोसफिकल बात की जाए अगर पॉलिटिकल थ्योरी में, तो वो अटेम्प्ट करता है कि कहाँ ट्रूथ लाई करता है, यानी ट्रूथ को खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, एक एजम्पशन या फिर आप कह सकते हो कि ट्रूथ अगर नहीं है उसमें तो उस पर वो नहीं करता, मतलब ट्रूथ को वो ढूंढता है हर चीज़ में। ठीक है, ट्रूथ को जानने की कोशिश करता है। आगे है, एंड साइंस विल ऑलवेज रीच टू द ट्रूथ, मतलब आप कह सकते हो कि फिलोसॉफिकल ट्रेंड में आप देखो तो वो ट्रूथ को खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, और साइंटिफिकल वे में आप अगर देखो, एनालाइज वे में या फिर एनालाइज करके या एक्सपेरिमेंट करके वो ट्रूथ तक पहुंचता है। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल वे में आप कह सकते हो कि ट्रूथ को खोजने की कोशिश की जाती है और साइंटिफिकल वे में वो ट्रूथ तक पहुंच जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो आप उसमें दोनों का ट्रेंड देखोगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.5.1 टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब टास्क को समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी, तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या वर्क है, तो देयर आर डिफरेंट है, बहुत सारे हैं। तो एज साइंस पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस के अनुसार से टास्क क्या क्या हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी साइंस का किस तरह रोल है पॉलिटिकल थ्योरी के टास्क को पूरा करने में। ठीक है, तो इसमें है कि टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब देयर म्यूचुअल रिलेशन विद एनालिटिकल स्टडीज, रिसर्च एंड अरेंजिंग फैक्ट्स, मतलब कहा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स पता करता है पॉलिटिकल थ्योरी का एज ए साइंस, और म्यूचुअल रिलेशन यानी कंपैरिजन के तौर पे एक म्यूचुअल रिलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, कंपैरिजन की भी बात की जाती है, म्यूचुअल रिलेशन की भी बात की जाती है। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी किया जाता है साइंस के पर्सपेक्टिव में, यानी साइंस का क्या क्या काम है इसमें कि एनालिटिकल स्टडीज करे, रिसर्च करे, अरेंजिंग फैक्ट्स को अरेंज करके एक अच्छे पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण करे या एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का निर्माण करे। ठीक है, आगे है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस, थ्योरीज एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, मतलब कहा जा रहा है कि कंपैरिजन करता है डिफरेंट रिसर्च का, थ्योरीज का, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में थ्योरीज का कंपैरिजन किया जाता है। अगर टाइम इनटू टाइम पीरियड इंक्लूड हो रहा है तो कैलकुलेशन इंक्लूड हो रहा है, तो कैलकुलेशन क्या है कि साइंस का एक पैटर्न है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि थ्योरीज को कैलकुलेट किया जाता है कब का टाइम फ्रेम के अनुसार से, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है ये साइंस के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन को वेरीफाई करता है। अगर कोई अगर मान के चलो तो साइंस का क्या काम है कि ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर देना, ट्रुथ को फाइंड आउट कर लेना है, उसका काम है। तो एक कंक्लूजन तक वो पहुंचता है कि हाँ ये ट्रुथ है, इसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ठीक है, ये कंक्लूजन क्रिएट करता है साइंस। ठीक है, आगे है वर्क एज बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग रिसर्च मोर रिलायबल। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट की बात करता है, बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करता है, मेकिंग रिसर्च की बात करता है। ठीक है, यानी रिसर्च को एक मोर रिलायबल फॉर्म की बात की जा रही है कि रिसर्च को एक मोर रिलायबल फॉर्म में डाल देता है। ठीक है, साइंस जो है यानी रिप्रेजेंट कर देता है कि मोर रिलायबल फॉर्म क्या हो सकता है रिसर्च का। ठीक है, आगे है एज फिलोसफी, अब देखते हैं कि एज साइंस तो हम लोग देखें कि क्या क्या वर्क होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, टास्क क्या क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो एज फिलोसफी हम लोग देखते हैं कि फिलोसफिकल ट्रेंड में देखा जाए तो उसका क्या क्या वर्क हो सकता है। ठीक है, एज फिलोसफी इट हैज़ टू गो बियॉन्ड साइंस, मतलब कहा जा रहा है कि एज फिलोसफी हम कह सकते हैं कि ये बियॉन्ड साइंस चला जाता है, मतलब साइंस से भी ऊपर चला जाता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें मोरल इंक्लूड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्लूड होता है, हर चीज़ आप कह सकते हैं कि माइंड से रिलेटेड होता है, कि मोरल वैल्यूज से रिलेटेड होता है। ठीक है, एज साइंस इट हैज़ टू स्टडी, मतलब एज साइंस हम कह सकते हैं कि इट हैज़ टू स्टडी, मतलब एज साइंस वो स्टडी करता है, बट एज फिलोसफी इट हैज़ टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन, मतलब एज फिलोसफी वो फिलोसफी को अंडरस्टैंड करता है, सिचुएशन क्या था। मतलब आप कह सकते हो कि उस सिचुएशन में किंग का बहुत ज़्यादा पावरफुल था, किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो उस समय का सिचुएशन क्या था, क्यों किंग ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो उसको स्टडी करता है एज फिलोसफी। ठीक है, साइंस जो है हमें स्टडी करके बता दिया कि हाँ उस समय किंग का रूल था और इस समय जो है गवर्नमेंट है, मल्टी लेवल गवर्नमेंट है। तो यानी किंग का पावर उस समय ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है मल्टी लेवल गवर्नमेंट का जो है बहुत सारा पावर, यानी फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, यानी चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है, लेकिन उस समय नहीं था। तो वो साइंस आपको बता देता है, लेकिन जो है फिलोसफी वो अंडरस्टैंड कराता है कि उस समय का सिचुएशन क्या था। ठीक है, क्यों जो है राजा का पावर बहुत ज़्यादा होता था, क्यों जो है एक मतलब चेक एंड बैलेंस टाइप का रूल जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एज फिलोसफी हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट हैज़ टू गो बियॉन्ड द प्रेजेंट एंड डीप इनटू फ्यूचर,
मतलब कह सकते हैं कि एज फिलोसफी हम इसमें बियॉन्ड प्रेजेंट, यानी आप कह सकते हो कि पास्ट में भी जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन था, ठीक है, और फ्यूचर में भी आपको एक प्रिडिक्शन के तौर पे आपको प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करोगे या फिर ऐसा करने से क्या हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट और फ्यूचर को एक तरह से रिलेट किया जाता है, ठीक है, और प्रेजेंट में उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की जाती है, उसके थ्रू जो है प्रेजेंट का सिचुएशन को ठीक करने की या सेफ में लाने की कोशिश की जाती है, एक बेटर वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आगे है वर्क एज मोरल सपोर्ट टू द थ्योरी, मतलब एक तरह से फिलोसॉफिकल जो है, अगर साइंटिफिक ट्रेंड में चल रहा है तो एक मोरल सपोर्ट जो है वो फिलोसफी देता है। किस तरह से मॉरल सपोर्ट देता है कि मॉरल सपोर्ट का यहाँ वर्क है कि आपको सिचुएशन से अवेयर कराता है कि हाँ, राजा का रोल था तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो हर चीज गलत ही था। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी थे तो और कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी थे सिचुएशन के अनुसार से। हाँ, शायद डिमांड था उस समय राजा का, क्योंकि केओस ज्यादा हो सकता था, केओस ज्यादा होने के लिए एक प्रॉपर पावर की जरूरत होती, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कि आपको वहाँ का सिचुएशन को एक मोरल सपोर्ट देता है कि हाँ, हर चीज गलत नहीं थी, एक मोरलिटी होती है, मोरल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। कुछ गलत थी तो कुछ सही भी थी, तो कुछ अलग अलग चीज का सिचुएशन को जो है अवेयर कराता है मोरल सपोर्ट के द्वारा, यानी सिचुएशन के थ्रू एक मोरल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, थ्योरी को, ठीक है। आगे है हमारा not only to develop general principle of evaluating the social structure but also to design appropriate institution, procedure and principles, मतलब कहा जा सकता है कि not only to develop general principle, एक जनरल सिर्फ प्रिंसिपल ये डेवलप नहीं कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो टास्क है इसका एक जनरल प्रिंसिपल्स यानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया जा सकता है, एक इवॉल्वेटिंग नेचर है इसका, ठीक है, एक प्रॉपर डिजाइन दिया जा सकता है, एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है, पॉलिसीज बनाई जा सकती है इसको इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट है हमारा 1.5.2 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई नीड पॉलिटिकल थ्योरी इन आवर मॉडर्न सोसाइटी, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न एरा में हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई पॉलिटिकल थ्योरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेटर एक्सरसाइज या बेटर एक्सरसाइज और पॉलिटिकल एक्शन में सोसाइटी, मतलब जरूरत है हमें सोसाइटी में कैसे ये पॉलिटिकल एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, उसको समझने में जरूरत है हमें पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। अगर बेटर सेंस में कहा जाए, यानी ब्रॉडर सेंस में कहा जाए, तो गवर्निंग ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का गवर्निंग कैसे हो रहा है हमारे समाज में, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। थ्रू द स्टडी ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज के स्टडी के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, नॉर्म्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं, गोल्स एक अचीव किया जाता है, गोल एक सेट किया जाता है, ठीक है, अचीव करने के लिए, तो उसके थ्रू हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़, या उसको पॉलिटिकल एक्शन को एक अच्छा एक्शन बनाने में ये हमें मदद करता है, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। आगे है इट हेल्प इन द शेपिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर बाय इंक्लूडिंग हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करता है, किस तरह से, तो वो हिस्ट्री को इंक्लूड करके, फिलोसफी को इंक्लूड करके, साइंस को इंक्लूड करके, ठीक है। आगे है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी मूव अराउंड द डिमांड और नीड ऑफ द सोसाइटी, मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिमांड और नीड जो है, सोसाइटी के डिमांड और नीड को जो है वो लेके चलता है, यानी एक ग्रुप का डिमांड या फिर एक इंडिविजुअल का डिमांड, ह्यूमन राइट की डिमांड है तो वो अभी जरूरत है, तो ह्यूमन राइट की बात होती है, पावर का डिमांड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का बात होता है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है, ठीक है। इस तरह से डिमांड की बात होती है, यानी डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, यानी कह सकते हैं कि ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, हर जगह हर तरह का अलग अलग आपको पॉलिटिकल थ्योरी मिलेगा, यानी पॉलिटिकल एक्शन मिलेगा, तो किसी जगह आपको आप थोड़ा पीछे चले जाओ तो कहीं डिक्टेटरशिप मिलता था, कहीं गवर्नमेंट मिलता था, यानी प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलता था, तो हर चीज़ जो है अलग अलग है, यानी अलग टाइम फ्रेम में अलग चीज़ हुए थे, यानी अलग टाइम फ्रेम में अलग चीज़ हो रहे हैं, अलग प्लेस पे कुछ और हुआ था, यहाँ कुछ और हुए थे, ठीक है। इस तरह से ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मैन सोसाइटी हिस्ट्री विच गोज साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये थ्योरी जो है एक मैन का थ्योरी है, यानी ह्यूमन बींग का थ्योरी है, ठीक है, सोसाइटी का थ्योरी है, एक हिस्ट्री का थ्योरी है, हिस्ट्री को इंक्लूड करता है, और ये सारा जो है एक साइड बाय साइड चलता है, ठीक है। एक इवैल्यूएशन ऑफ मैन से बात होती है, फिर सोसाइटी की बात होती है, सोसाइटी कैसे फॉर्म हुआ, फिर हिस्टोरिकल उसमें ऐड किया जाता है कि हिस्ट्री में कैसा था और अभी कैसा है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हम लोग एक साइड बाय साइड, यानी हर चीज़ जो है एक साइड बाय साइड चलते रहता है, मैन, सोसाइटी और हिस्ट्री। और कह सकते हैं कि इट टेल्स अस टू फाइंड आउट वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी कैन गो, मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम और कहाँ हम जा सकते हैं, यानी हमारी पोजीशन क्या है और हम क्या अचीव कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमें बताता है, ठीक है। अब समरी और कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कंक्लूजन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कंक्लूजन आप लोग को खुद बनाना है, और ऐसा नहीं है कि आपको किताब से ही उठाना है कंक्लूजन या वहाँ से पढ़ लेना है, आप खुद भी थिंक कर सकते हो कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी पॉलिटिकल थ्योरी की, सिग्निफिकेंस क्या है, आप ये सब कह सकते हो कि यानी कितनी वैल्यूज़ है, आप कंक्लूड में आप अपने आइडियाज़ के अनुसार से कुछ भी लिख सकते हो पैराग्राफ बना के, ठीक है, यानी वो रिलेवेंट होना चाहिए पॉलिटिकल जो आपने पढ़ा है उससे, ठीक है। आगे है देखते हैं क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो। और हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है अदर यूनिट का भी जो है, मतलब अदर बुक का भी चालू हो चुका है हमारा लेक्चर, जैसे MPS 2 का भी हो चुका है, इंटरनेशनल रिलेशन का, और पॉलिटिकल साइंस का सेकंड ईयर का भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।